रिकॉर्डिंग ऑन हुआ कि नहीं? हेलो। हाँ सर। ओके सर, ठीक है। ओके, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू सर, गुड इवनिंग। अच्छा देखो, जीएसटी में हम लोग आईटीसी पढ़ रहे हैं सर, इनपुट टैक्स क्रेडिट, है ना? तो जीएसटी का सबसे चहीदा चैप्टर भी बोल सकते हो आप, बिकॉज पूरा जीएसटी का सबसे ज्यादा कैलकुलेशन इसी को लेके होता है सर। सबसे ज्यादा माथा पची, दिमाग खराब करना, जो भी हो, मतलब मोटा मोटी जीएसटी का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एरिया भी बोल सकते हो आप, कि जितना सारा जीएसटी में चैप्टर्स हम लोग पढ़ते हैं वो सब तो जीएसटी का बैकग्राउंड सेटअप करते हैं, लेकिन ये है इसका एप्लीकेशन एरिया, कि अल्टीमेटली आपको जीएसटी जब कलेक्ट करना हो, पे करना हो, उसके ऊपर डिपेंड करके आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट, दैट मीन सिंपल कहते हैं सर, हम परचेस करने के टाइम पे जो टैक्स पे करते हैं सप्लायर की तरफ से, सोच रहे सर, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का भी एक कॉन्सेप्ट है, आप लोग जानते हो। जो लोग नहीं जानते वो धीरे धीरे जान जाएंगे। सिंपल बात है कि जब हम बाई करते हैं तो कुछ टैक्स पे करते हैं, जब सेल करते हैं तो भी कुछ टैक्स कलेक्ट करते हैं, और उस टैक्स को सरकार को जमा करना होता है। अब सरकार को जमा करेंगे, लेकिन सरकार को जमा करने से पहले सरकार मुझे बोलेगा कि भाई टैक्स पे करो। मैं बोलूंगा कि जब मैं बाई किया था, परचेज किया था, मेरे रॉ मटेरियल्स वगैरह जो भी हो, उसके टाइम पे मैंने जो टैक्स पे कर दिया था ना, वो अमाउंट मैं आपको लेस करके दूंगा। ठीक है, सिंपल बात है, आप लोग जानते हो, मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास, प्रीवियस 2 क्लासेस में इनपुट क्रेडिट के बारे में बहुत सारा चीजें समझा के रखा, जो बेसिक्स एरिया है। अब आज हम लोग क्या करेंगे सर, धीरे धीरे डीप डाइव करते हुए चलेंगे इनपुट टैक्स क्रेडिट में। कुछ और मतलब क्या बताऊं सर, इंटरेस्टिंग भी है, और कुछ ज़्यादा और भी पेचीदा सिचुएशंस भी हो सकता है। ठीक है, पेचीदा इन द सेंस थोड़ा कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस, बिजनेस में अलग अलग सिचुएशंस क्रिएट होता है, वो जो भी सिचुएशंस क्रिएट होता है उसके बेसिस में आईटीसी में क्या इफेक्ट आता है, आईटीसी का कैलकुलेशंस कैसे हो सकता है, तो उसी के बेसिस में कुछ वाइटल पॉइंट। और एक होमवर्क मैंने लास्ट वीक दिया था, मोस्ट प्रॉब्ली मैंने क्वेश्चन शेयर नहीं किया था, लेकिन मैं लास्ट वीक वीडियोस के अंदर ही मैं आप लोगों को बताया था कि क्वेश्चंस करने के लिए आप लोगों को मैं क्वेश्चन दिया था क्या, या फिर मैं क्लास में क्वेश्चन डिस्कस किया था बट क्वेश्चन नहीं दिया था? 2 क्वेश्चन मैंने लास्ट वीक डिस्कस किया था। क्वेश्चन नहीं दिया। अच्छा, आप लोग ने मुझे कुछ किसी ने याद भी नहीं दिलाया सर, आप क्वेश्चन नहीं दिया, मतलब मैं भी भूल गया, স্যার आप लोग भी পিডিএফ দিয়েছেন ওটাই কোশ্চেন ছিল। अच्छा पीडीएफ दिया था, उसी में क्वेश्चन था, यस सर, हाँ पीडीएफ मैंने आईटीसी का शेयर किया था, उसके अंदर ही क्वेश्चन था। वेरी गुड सर। ठीक है सर, चलो सर वो क्वेश्चन को एक बार सॉल्व कर लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक बार मुझे कोई याद दिला सकते हो सर, लास्ट वीक जीएसटी का डेट था 10 तारीख, यस सर 10 तारीख, 10th, जस्ट अ सेकेंड सर, 10th को, यस मिल गया। ठीक है चलो, लास्ट वीक जो क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किया था उसी को मैं थोड़ा सा आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है? ओके सर, स्क्रीन शेयर है क्या? उसके बाद मैं आपको और थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा, लेकिन बिफोर दैट थोड़ा क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। ओके, देखिएगा सर थोड़ा क्वेश्चन शेयर है कि नहीं, थोड़ा सा देखो ना। হ্যাঁ দাদা। है सर क्वेश्चन शेयर? হ্যাঁ দাদা। है? ओके, ओके सर। देखो सर, क्या एक क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन हम लोगों ने क्लास में ऑलरेडी कर चुका था कि आईटीसी क्लेम के बारे में, और जीएसटी का जो फॉर्म के हिसाब से किस तरह से ऑटो पॉपुलेटेड होता है विजय सेल्स। अगर आप क्वेश्चंस को ध्यान से देखोगे आपको समझ में आएगा सर कि किस तरह से ये विजय सेल्स का क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया था। विजय सेल्स रजिस्टर्ड सप्लायर था, इसका क्वेश्चन हम लोगों ने लास्ट वीक सॉल्व किया था। और ये क्वेश्चन था सर, ये क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अजय सेल्स, ये भी रजिस्टर्ड सप्लायर है, रिसीव्स 100 इनवॉइसेस फॉर इनवर्ड सप्लाई। इनवर्ड मतलब सर, इनवर्ड मतलब बाई करने वाला ना सर, इनवर्ड सप्लाई, ठीक है, मतलब परचेस के टाइम पे
Ajay sells a registered supplier receives 100 invoices for inward supply of goods or services involving GST of 10 lakh. कितना GST पे करना है उसको? 10 लाख फ्रॉम वेरियस सप्लायर्स, अलग अलग सप्लायर से जो भी इन्होंने लिया 10 लाख का टोटल उनका GST हो रहा है, जो उसका इनवॉइस बता रहा है सर, ठीक है, फ्रॉम वेरियस सप्लायर्स ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अक्टूबर, अक्टूबर महीने का बात है। आउट ऑफ 100 इनवॉइस, इसमें से जो 100 इनवॉइस में से 85 इनवॉइस क्या बता रहा है सर? 85 इनवॉइस क्या बता रहा है? 85 इनवॉइसेस इन्वॉल्विंग जीएसटी ऑफ रुपीज 9.5 लाख। 85 इनवॉइस ऐसा है जिसका टोटल जीएसटी है 9.5 लाख का। हैव बीन अपलोडेड, ये अपलोड किया था किसने? सप्लायर्स ने अपलोड किया। जैसे कि आप लोगों को पता है ना सर कि जीएसटी का जो एक स्पेशल कॉन्सेप्ट है कि मैचिंग कॉन्सेप्ट से जीएसटी चलता है, याद है सर आप लोगों को? मतलब आप तब तक है जीएसटी दादा। क्लेम नहीं, आप तब तक आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते जब तक आपका सप्लायर, मतलब जिनसे आप परचेस कर रहे हो, आप आईटीसी क्लेम करोगे ना। आईटीसी मतलब इनपुट क्रेडिट आप क्लेम करते हो, मतलब परचेस के टाइम पे जो टैक्स आपने पे किया, सेम टैक्स आप सेल, जब आप प्रोडक्ट को सेल करते हो या सर्विस को सेल करते हो, उस टाइम पे आपका जो टैक्स का अल्टीमेट वैल्यूएशन होता है, आप उस आपका जो बाइंग अमाउंट से उसको लेस करना चाहते हो, लेकिन उस लेस को आप तभी कर सकते हो जब तक आपका सप्लायर आपको आपका वो अमाउंट अपलोड ना करे। जैसे ये सिंपल एक एग्जांपल से हम लोग इसको समझे थे, याद होगा आप लोगों को कि आपने 3 प्रोडक्ट सेल किया था, है ना सर? ये देखो सर, ये एबीसी का कहानी था। इस एबीसी के कहानी में ए, बी और सी 3 प्रोडक्ट किसी एक इंसान ने, मिस्टर एक्स वाई जो भी समझो, ए बी सी 3 प्रोडक्ट इन्होंने क्या किया सर? बाई किया था। जो प्रोडक्ट बाई करने के टाइम पे उन्होंने ए प्रोडक्ट के लिए टैक्स कितना दिया था? 100 रुपीज का। बी प्रोडक्ट के लिए कितना टैक्स दिया था? 120 का। सी प्रोडक्ट के लिए कितना टैक्स दिया था? 80 रुपीज का। और उन्होंने जब ये तीनों प्रोडक्ट सेल किया, आउटपुट टैक्स के हिसाब से, सेल का मतलब क्या है? आउटपुट टैक्स, ठीक है? तो सेल किया तो आउटपुट टैक्स दिया कितना सर? 450 का। मतलब आउटपुट टैक्स बेसिकली दिया नहीं, कलेक्ट किया। अब रूल क्या कहता है सर कि टैक्स टू बी पेड बाय मैन्युफैक्चरर्स, मतलब ये जो मैन्युफैक्चरर्स है इसको 450, सरकार बोल रहा है कि भाई 450 पे करो, लेकिन ये बोलता है नहीं, आई हैव अ क्रेडिट, मेरे पास तो 300 का क्रेडिट है, जो मैंने बाई के टाइम, परचेस के टाइम पे इनपुट क्रेडिट लिया था, इनपुट के टाइम पे मैंने टैक्स पे किया था। तो 450 में से 150 ये लेस करेगा, तो सॉरी 300 लेस करेगा, तो अल्टीमेटली अभी उसको कितना पे करना है? तो अल्टीमेटली अभी उसको पे करना है सरकार के घर में 150 रुपीज का, ठीक है? तो ये सिंपल है ना सर, इनपुट क्रेडिट का सिंपल कॉन्सेप्ट। हाँ सर, इतना तो आपको समझ आ रहा है? हेलो सर, बोलिएगा, इतना तो आप है सभी को ही दादा। जानते हो। अब ये 300 का क्रेडिट उसको तभी मिल सकता है ना सर, जब वो पूरा का पूरा केस में क्या है कि आपका मैचिंग हो जाए सर। ये जीएसटी का एक सबसे इंटरेस्टिंग खेल है जो पुराने भैट के केस में नहीं था। हम लोगों के कंट्री में 2017 से पहले भैट सिस्टम हुआ करता था। भैट भी सर्विस, भैट इज आल्सो सेल टैक्स, जीएसटी इज आल्सो सेल टैक्स। बट सर भैट और जीएसटी में क्या फर्क हो गया सर? एक्चुअली जीएसटी के अंदर सिर्फ भैट ही नहीं, जीएसटी के अंदर बहुत सारा टैक्सेस को सबसम किया गया। क्या किया गया सर? सबसम मतलब जोड़ दिया गया, मतलब बाकी बहुत सारे टैक्सेस जो था, अलग अलग आईटीसी इनपुट, अलग अलग इनडायरेक्ट टैक्स को हटा दिया गया और जीएसटी को एक अलग ही टाइप में रचा गया सर, एक अलग ही कॉन्सेप्ट में जीएसटी को बनाया गया कि जितना हो सकता है डिस्प्यूट वगैरह को कम किया गया और अच्छे हिसाब और भी अच्छे वे में इसको प्रेजेंट किया गया। आप लोग अगर ये वाला कॉन्सेप्ट लास्ट वीक मैंने समझाया था, अगर आप ये कॉन्सेप्ट याद करते हो तो आप याद कर सकते हो सर। देखो ये जो स्क्रीन में आपको दिख रहा है, इस कॉन्सेप्ट में क्या हुआ है देखो सर। इस कॉन्सेप्ट में जब मिस्टर एक गुड सेल कर रहा था मिस्टर बी को, तो वो क्या जीएसटीआर 1 फाइल कर रहा था जिसमें वो अपना सप्लाई का डिटेल्स बताएगा, ठीक है? कौन? सप्लायर। फिर इंफॉर्मेशन फ्रॉम जीएसटीआर 1 गेट्स रिफ्लेक्टेड इन जीएसटीआर 2A ऑफ मिस्टर बी। जीएसटीआर 2A कौन फाइल करेगा? डेटा गोज फ्रॉम जीएसटीआर 2A टू जीएसटीआर 2 आफ्टर बायर, दैट इज मिस्टर बी एक्सेप्टेड। जैसे ही मिस्टर बी जिसने बाई कर रहा था वो जैसे ही एक्सेप्ट करेगा उसमें ऑटो रिफ्लेक्ट होगा और मिस्टर बी क्या फाइल करेगा? जीएसटीआर 2, ठीक है? 2A में ऑटो रिफ्लेक्ट होगा जैसे कि मिस्टर ए जैसे ही अपना सप्लाई का डिटेल्स डालेगा, ऑटोमेटिकली जीएसटीआर 2A में जैसे ही मिस्टर बी एक्सेप्ट करेगा कि यस मिस्टर ए ने उसको ये सब सप्लाई किया है, तो ऑटोमेटिकली 2A में रिफ्लेक्ट करेगा और फिर उसके बाद मिस्टर बी अपना फाइलिंग करेगा जीएसटीआर 2 में। और तभी जाके अमाउंट ऑफ टैक्स पेड ऑन परचेस, मतलब जो भी ये मिस्टर बी परचेस के टाइम पे जो टैक्स पे किया वो अपनी इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में
क्रेडिट रजिस्टर में शो करेगा कि भाई आपके क्रेडिट रजिस्टर में इतना अमाउंट क्रेडिट है, ठीक है। जैसे बैंक अकाउंट में अमाउंट क्रेडिट होता है ना, वैसा ही आपका आईटीसी क्रेडिट होगा। तो यही क्रेडिट बाद में आप क्लेम कर सकते हो अपने लिए, ठीक है। मतलब जो भी आपका बिजनेस ट्रांजैक्शन में आप क्लेम कर सकते हो। तो ये सब कॉन्सेप्ट तो हम लोगों ने सीख लिया था सर। तो हमारे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन जो चल रहा है सर, इस क्वेश्चन में क्या हुआ, इस क्वेश्चन में ये हुआ से 9.5 लाख का जो हिसाब है वो डेटा अपलोडेड है, ठीक है। लेकिन मतलब 85 इनवॉइसेस अपलोडेड है ना सर, 85 ही है ना। कितना इनवॉइसेस है सर? 85। यस, आउट ऑफ 100 इनवॉइस 85 इनवॉइस का अमाउंट है 9.5 लाख, और बाकी 15 इनवॉइसेस जो है उसका अमाउंट कितना होगा? 15 इनवॉइस का अमाउंट आप समझ ही रहे हो, बाकी अमाउंट होगा टोटल सेल्स, टोटल जीएसटी कितने का? 10 लाख ना, टोटल जीएसटी 10 लाख का। अब आपको कहता है कि इसका हिसाब करके बताओ कि इसमें वो आईटीसी कैसे क्लेम करेगा, ठीक है। तो चलो सर इसको हम लोग फटाफट सॉल्व करते हैं, ठीक है सर। कॉपी पेन रेडी करो और क्वेश्चंस को फटाफट हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन समझ में आया ना सर? ये लास्ट दिन का डिस्कशन का सवाल जवाब चल रहा है, लास्ट दिन का डिस्कशन का सवाल जवाब चल रहा है सर। तो लास्ट दिन हम लोगों ने वो 10% का मतलब मैक्सिमम कितना अमाउंट तक अगर अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो आप 10% तक मैक्सिमम ले सकते हो, ये कॉन्सेप्ट का हम लोगों ने डिस्कशन किया था। अगर आप लोग थोड़ा सा भी रिवाइज किए होंगे तो आपको जरूर याद रहेगा सर। आईटीसी टू बी क्लेम्ड कौन क्लेम करेगा सर? आईटीसी टू बी क्लेम्ड बाय, कंपनी का नाम क्या है, कौन क्लेम करेगा? अजय सेल्स ना सर। आईटीसी कौन क्लेम करेगा सर? अजय सेल्स ना। हेलो, बोलो तो सर। आईटीसी टू बी क्लेम्ड बाय अजय सेल्स ना। इन इट्स कौन सा फॉर्म में करेगा? जीएसटीआर 3B, जीएसटीआर 3B में क्लेम करेगा सर, ठीक है। क्लेम करना है तो जीएसटीआर 3B में करना है फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर। अक्टूबर। वेरी गुड सर, फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर। तो ये अकाउंट्स मेंटेन करेगा अपना आईटीसी का, टू बी फाइल्ड बाय 20th November. 20th November will be computed as under। तो कॉन्सेप्ट बड़ा ही सिंपल है, कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल है, लेकिन एक स्पेशल कॉन्सेप्ट है इसके अंदर। जो इसका पहला वाला सम्स अगर आप देखोगे ना, उसके साथ इसका एक छोटा सा अंतर है। मैं अंतर आपको सोल्यूशन के बाद ही बताता हूँ। अगर आप पहचान जाते हो तो बहुत अच्छा, नहीं पहचान पाते हो तो मुझे तो बताना ही पड़ेगा ना सर। तो इनवॉइस का एक डेटा कॉलम बनाना सर, और एक कॉलम बनाना अमाउंट ऑफ आईटीसी involved in invoice, amount of ITC involved in the invoice। रुपीस साइन दे दीजिएगा, और एक कॉलम बनाइएगा अमाउंट ऑफ आईटीसी दैट कैन बी availed, दैट कैन बी availed। यहाँ पर भी एक रुपीस का साइन दे दीजिएगा, ठीक है। अमाउंट ऑफ आईटीसी दैट कैन बी availed। तो अल्टीमेटली जब इसको हम लोग सॉल्व करने का कोशिश करते हैं तो सबसे पहले क्या करेंगे, इनवॉइस का हिसाब से अकाउंट्स में क्या बनाएंगे। ये जीएसटी का अकाउंट्स बन रहा है सर। 85 invoices, 85 invoices uploaded in ये Tier 1. वेरी गुड सर, जीएसटीआर 1, वेरी गुड, वेरी हैप्पी। जीएसटीआर 1 में अपलोड हो गया, सप्लायर ने अपलोड कर दिया, ठीक है। अजय सेल्स जिनसे इस प्रोडक्ट लिया उनका जो सप्लायर था वो जीएसटीआर 1 में 85 इनवॉइसेस अपलोड कर दिया, और अमाउंट ऑफ आईटीसी इन्वॉल्वड इन द इनवॉइस कितना हो गया सर? बोलो सर, आप ही लोग बताओ। 9.5 लाख, वेरी गुड सर, 9.5 लाख। थैंक यू सर। तो ये 9.5 लाख जितना अपलोड किया उतना मिलेगा ना सर? जितना अपलोड किया उतना आईटीसी मिलेगा कि नहीं मिलेगा? एकदम मिलेगा सर।
अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स अगर मैच करता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सर कितना अपलोड नहीं है? 5 lakh. 15 इनवॉइस ना, 15 इनवॉइसेस नॉट अपलोडेड। 15 इनवॉइस ऐसा है जो अपलोडेड नहीं है, जो सप्लायर अपलोड नहीं किया, तो ये मैच नहीं करेगा। तो 15 इनवॉइस का टोटल अमाउंट कितना होता है सर? 9.5, मतलब अगर अपलोडेड नहीं है, अगर 0.5 इनवॉइस, lakh. पहले आप बात को समझो सर। रूल क्या बताता है? अगर आप प्रीवियस क्वेश्चंस को देखो, हमारा जो प्रीवियस क्वेश्चन था, आप यहाँ पर भी देख सकते हो। ये प्रीवियस क्वेश्चन याद आ रहा है क्या आप लोगों को? ये देखो सर, 80 इनवॉइस अपलोडेड था, 80 इनवॉइस का अमाउंट था 6 लाख का, 6 लाख ही आपको मिल रहा था, है ना। 20 इनवॉइस नॉट अपलोडेड था, जिसका अमाउंट था 4 लाख। ओके, लेकिन आप कितना ले सकते थे? 6 लाख जो आपको मिल रहा था, जो अवेल्ड इनवॉइस अमाउंट ऑफ क्रेडिट था, उसका 10% ही आप अवेल कर सकते हो। नॉट अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स का आप 10% ही ले सकते हो। तो 6 लाख का 10% कितना हुआ था? 6 लाख का 10% कितना हुआ था सर? 60,000. 60,000, है ना। तो यहाँ पर भी तो वही होना चाहिए, यहाँ पर भी तो वही होना चाहिए ना सर। आप बात नहीं समझ पा रहे क्या? 9.5 लाख अमाउंट टोटल। इन्वॉल्व का इनवॉइस तो 50,000 होगा ना। हाँ सर, इनवॉइस में जो अमाउंट इन्वॉल्व है आईटीसी का वो 50,000 होगा ना। वेरी गुड सर। अमाउंट जो इन्वॉल्व है वो 50,000 है। वेरी गुड। अमाउंट जो इन्वॉल्व है वो 50,000 है, बिकॉज 9.5 लाख टोटल इधर आ गया, और बाकी अमाउंट जो है वो 0.5 लाख का है। ओके ना, 0.5 लाख मीन्स 50,000। तो इस टोटल अमाउंट, ये जो अमाउंट है इसके साथ तो कनेक्टेड नहीं है। कनेक्टेड क्या है? आपका जितना अवेल करने का टोटल अवेलेबल करंट है, इसका 10% आप अवेल कर सकते हो करंट आईटीसी में। तो हिसाब क्या बोलते हैं? 9.5 लाख का 10%, तो कितना होना चाहिए सर? 0.95 लाख होना चाहिए ना, 9.5 लाख का 10%। बोलो सर, यही होगा कि नहीं? 50,000 হবে। हाँ सर, वही तो मैं कहना चाहता हूँ। मतलब नॉर्मल रूल कहता है कि 10% तक आप अवेल कर सकते हो नॉट अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स का। नॉर्मल प्रोविजन क्या कहता है आपको? नॉर्मल प्रोविजन कहता है कि जो अमाउंट आप जो अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स आप नहीं करते हो, आपको टोटल जितना अवेल होता है उसका 10% तक आप ले सकते हो। लेकिन 10% तक तभी ले सकते हो ना जब टोटल अमाउंट एक्सीड कर जाए, तब थोड़ी ना ले सकते। तो ऑब्वियसली ये 0.95 नहीं होगा। ऑब्वियसली आपका हिसाब बोलेगा कि 0.95 लाख होना चाहिए, बट ये 0.95 नहीं होगा। इसमें आपको कितना मिलेगा सर? 0.5 लाख तक ही 0.5 आपको lakh. मिलेगा, बिकॉज आपका टोटल जो वैल्यूएशन है वो तो 10 लाख का है ना। तो आप टोटल वैल्यूएशन को एक्सीड थोड़ी ना कर सकते हो। 10 लाख अल्टीमेटली 10 लाख ही है ना टोटल। तो टोटल 10 लाख आप थोड़ी एक्सीड कर सकते हो, चाहे वो कितना ही 10% पीछे मतलब कवर करके निकल जाए। ठीक है, तो ये बात आपको थोड़ा याद रखना है। ठीक है सर, एक नोट लिख लो सर, एक नोट साथ में लिख लो। समझ में आया आप लोगों को सर? नोट 1 सर, 2 नोट है, 2 नोट लिख लो। 100% आईटीसी, 100% आईटीसी कैन बी अवेल्ड, 100% ITC can be availed on invoice uploaded by the supplier, uploaded by the supplier। मतलब सप्लायर अगर जो भी अपलोड करेगा उसके हिसाब से आपको 100% ही मिलेगा। जितना सप्लायर करेगा उतना ही आपको आईटीसी क्लेम हो जाएगा सर। इन देयर जीएसटीआर 1, किस कहाँ करेगा सर? जीएसटीआर 1 में। ठीक है, फॉर्म है जीएसटीआर 1 में रिटर्न फाइलिंग के लिए। जब आप लोग जीएसटी का काम करोगे ना सर, किसी भी फॉर्म में जब आप लोग ज्वाइन करोगे, ठीक है, टैक्स फार्म या फिर सीएस फार्म, सीए फार्म, जहां भी ज्वाइन करते हो, काम आजकल हर जगह में भरा भरा पड़ा है, बहुत ज्यादा काम है। तो तब आप देखिएगा बहुत ही आसान लगेगा सर, बिकॉज यू नो एवरीथिंग। जस्ट हार्डली 1 मंथ प्रैक्टिस लगेगा सॉफ्टवेयर के साथ, बस बच्चे का खेल हो जाएगा फिर। मतलब नॉलेज के साथ फार्म में काम करने जाओगे ना, मजा ही मजा है। लेकिन जब बिना नॉलेज का फार्म में जाओगे, मजा तो छोड़ो सर, खड़ी खड़ी सुनना पड़ेगा। हमेशा ट्रेनिंग में जाओगे एकदम नॉलेज के साथ जाओ, और साथ में नॉलेज को और बढ़ाते जाओ। एज पर रूल
36 subsection 4 as per rule 36 subsection 4 the ITC of invoices not uploaded by the supplier in their GSTR 1 is restricted to कितना सर 10% ऑफ एलिजिबल आईटीसी, जितना उसका टोटल आईटीसी एलिजिबल है उसका 10% तक ही रेस्ट्रिक्टेड है। 10% ऑफ एलिजिबल आईटीसी इन रेस्पेक्ट ऑफ इनवॉइस अपलोडेड, इन रेस्पेक्ट ऑफ इनवॉइसेस अपलोडेड। चालान जो अपलोड होगा इन जीएसटीआर 1 में उसी के हिसाब से मिलेगा। जीएसटीआर 1 में जो चालान अपलोड करेगा उसी के हिसाब से मिलेगा, ठीक है। हाउएवर यही इसी पे थोड़ा सा पहला वाला क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में यही फर्क है। हाउएवर since in this case 10% of the eligible ITC, 10% of the eligible ITC, eligible input credit in respect of invoice, in respect of invoices uploaded in GSTR 1, uploaded in GSTR 1, ओके। कितना होना चाहिए सर? वही मैं जो आपको बता रहा था 0.95 लाख, 95. हाँ 0.95 लाख एग्जैक्टली। पॉइंट के बाद ना सर कभी टोटल में से नहीं बोलते, 95 नहीं बोलता, पॉइंट के बाद हमेशा ना ऐसे बोलना चाहिए 95 ऐसे करके बोलना चाहिए, बिकॉज ऐसे मतलब 0.95 नहीं होता, मतलब ये नॉर्मल मैथमेटिक्स का रूल है। 0.95 नहीं बोलते, 0.95 मतलब दिस इज द कॉन्सेप्ट, ठीक है। मुझे मैथ्स का जानकारी ऐसे बहुत कम है सर। 10% ऑफ 9.5, ठीक है, 10% ऑफ 9.5 लाख, इस तरह से ये होना चाहिए था, बट ऐसा होगा नहीं। होना चाहिए था बट ऐसा होगा नहीं, बिकॉज ये एक्सीड करता है, एक्सीड दी टोटल, exceed the actual ITC, इतना है सर 0.5 लाख होना चाहिए, ओके, ताकि आपका टोटल में से ज्यादा ना हो जाए। इन रेस्पेक्ट ऑफ कितना इनवॉइस, इन रेस्पेक्ट ऑफ बोलो ना सर 15 इनवॉइसेस, 15 इनवॉइस के लिए 0.5 लाख तक होना चाहिए। not uploaded in GSTR 1, ओके। ITC avail, vital point था, ITC availed should be limited to actual amount of ITC, ओके। बस यही है, ये कंडीशन के साथ एकदम आपका क्वेश्चन रेडी हो गया। तो 2 क्वेश्चन था, दोनों क्वेश्चन ही हम लोगों ने समझ लिया सर। बोलो सर। एक डाउट है, बोलो सर बोलो। हम लोग जब प्रोविजन पढ़ा था उस टाइम पे 110% एक्सीड नहीं होने वाला एक पॉइंट पढ़ा था ना। हाँ वो 110% मतलब टोटल अमाउंट का 110% मतलब उसके ऊपर आप 10% लगाओ तो एक ही होता है। 100 का 10% और मतलब 100 का 110% मतलब क्या होता है? 100 का 10% मतलब 10 एक्स्ट्रा, और 100 का 110% मतलब 110। बस वही हुआ ना।
नहीं समझे? नहीं समझा? ओके चलो दिखाते हैं आपको, चलो आपको दिखाते हैं। हम लोग जब प्रोविजंस को पढ़े थे तो प्रोविजंस में कुछ ऐसा बात लिखा हुआ था। ये देखो, दोनों कॉन्सेप्ट सेम ही है सर। क्या लिखता है, दिख रहा है सर आप लोगों को? दिखाई दे रहा है ना? हाँ सर। However, in respect of invoices, debit note the details of which are not uploaded by the supplier, जो supplier upload नहीं करता है GSTR 1 के थ्रू से, and hence cannot be seen in GSTR 2A and GSTR 2B of the recipient. ITC can be availed only up to 10% of the eligible credit available in respect of the invoice or debit notes, the details of which have been uploaded by the supplier in their GSTR 1 under section 37(1). Same to same concept बोलते हैं, in other words, the ITC claim should not exceed 110% of the ITC reflecting in GSTR 2A. GSTR 2A में जो रिफ्लेक्ट करेगा उसका 110% से ज्यादा नहीं होगा। एक ही बात हुआ ना सर, अप टू 10% और 110%। समझ नहीं आया सर? ऑन द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ GSTR 1 सेम कॉन्सेप्ट है। अब उधर 10% तक ले सकते हो और इधर बोल रहे GSTR 2A में जो रिफ्लेक्ट हो रहा है उसका 110% तक ही आपका ITC क्लेम हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं होगा। शुड नॉट एक्सीड 110% ऑफ द ITC रिफ्लेक्टिंग इन GSTR 2A, जो ऑटो रिफ्लेक्टेड हुआ सप्लायर जो GSTR 1 में डाला of the suppliers for the said tax period. The taxpayer has to avail the ITC on self-assessment basis as the restriction is not imposed through the common portal. कॉमन पोर्टल में ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है तो सेल्फ असेसमेंट कर सकता है, लेकिन सेल्फ असेसमेंट में रिस्ट्रिक्शन हुई है सर 110% से ज्यादा GSTR 2 में जो रिफ्लेक्ट करेगा उसका 102% से ज्यादा तो नहीं हो सकता। क्लियर है सर बात? बोलो ज्योति। हाँ ठीक है ना? ऐसा लग रहा है ठीक नहीं है आपका? हाँ बहुत ही छोटा लग रहा है। हाँ हाँ सर ठीक नहीं है। हाँ तो बोलो तो सर, क्या प्रॉब्लम लग रहा है? देखो ना सर, आपको कितना सिंपल बोल रहा है, ITC on invoice debit note which have been uploaded by the supplier in their GSTR 1, okay? ITC on invoice debit note which have been uploaded by the supplier in their GSTR 1, GSTR 1 कहाँ अपलोड करेगा? GSTR 1 कहाँ अपलोड करेगा? आप लोगों को पता है ना GST का, GST पोर्टल जो होता है हम लोगों का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, GST पोर्टल में जाना पड़ता है और आपको जस्ट सेकेंड सर, साइट चेंज हो गया क्या? ये नया ITC नया GST का आ गया क्या? GST पोर्टल मुझे लग रहा है सर न्यू हो गया सर, पुराना वाला नहीं दिख रहा है। ये तो सेंट्रल, ये तो GST का ये है सर, वो न्यू वाला एक इसको लेके कुछ बातें चल रहा था ना। ये देखो सर, इसमें होम रिपोर्ट चेक स्टेटस, एक सेकेंड लग रहा है सर चेंज हो गया। ये रिसेंटली इन्फोसिस ने न्यू वाला बनाया है, मुझे लग रहा है कुछ चेंजेस आ गया है सर, मैंने भी देखा नहीं। एक सेकेंड, टेबल 12 रिपोर्ट इश्यूज, टिकट रेज करना, मुझे लगता है कि सर चेंज हो गया है। जो मैं आप लोगों को हमेशा दिखाता था, ठीक है, gst.government.in, मुझे लगता है वो वाला चला गया। मुझे लग रहा है वही लग रहा है मुझे, पुराना वाला आउट हो गया, न्यू वाला आ गया सर। ठीक है, मैं कंफर्म करके आपको बताऊंगा न्यू वाला के बारे में। ठीक है जो भी हो, चलो मेन पॉइंट में बात करते हैं। ठीक है, वो साइट तो आज नहीं तो कल पता चल ही जाएगा कि कौन सा साइट न्यू वाला है। एक हफ्ता में, ये रिसेंटली एक्चुअली इनकम टैक्स का साइट में चेंजेस आया सर, GST पोर्टल जो गवर्नमेंट का है, ठीक है, लिए कुछ चेंजेस वो इसके लिए कि बहुत ज़्यादा बातें चल रहा है। आई डोंट नो आप लोगों ने खबर सुना कि नहीं सुना, ठीक है, तो उसको लेके बहुत ज़्यादा बात चल रहा था, मोस्ट प्रॉब्ली यही है। ठीक है,
तो बेसिकली जो मैं ज्योति को समझाने का कोशिश कर रहा था सर कि आईटीसी ऑन इनवॉइस और डेबिट नोट मतलब जीएसटी और 1 के थ्रू से कौन करेगा, सप्लायर करेगा। 100% आईटीसी आपको उसके हिसाब से अवेलेबल होगा, ये तो क्लियर है ना ज्योति? ये बता दो मुझे पहले। अगर हाँ, जीएसटी ये और clear। हाँ ये क्लियर है ना। अब ये जो पॉइंट है कि सर 10% तक का जो कॉन्सेप्ट है, इसका जो 10 और 100% मतलब दोनों सेम बातें हैं, बट दोनों में फर्क क्या है? फिर सेम बात है तो फिर फर्क कितना है? देखो सर, आईटीसी ऑन इनवॉइस or debit note which have not been uploaded by supplier in their GSTR 1, 10% of the eligible ITC available, मतलब जितना टोटल आपका ITC एलिजिबल है उसका 10%। आप लोगों ने अभी जो क्वेश्चन किया, अभी जो क्वेश्चन किया जस्ट अभी 2 मिनट पहले जो क्वेश्चन आप लोगों ने किया, अब एक बार उस क्वेश्चन में जाओ, आंसर में जाओ, एक बार क्वेश्चन के आंसर में देखो। हम लोगों ने अभी जिस क्वेश्चन को कंप्लीट किया अप टू 10% मतलब 9.5 लाख का 10% कितना हो रहा था? आपका आईटीसी कितना अवेलेबल हो सकता है सर? टोटल आईटीसी अभी अवेलेबल है, मतलब अवेलेबल है आपका 9.5 लाख अवेलेबल है कि नहीं है? ये मुझे कंफर्म करना ज्योति। हाँ सर। ओके, तो आपका अवेलेबल है 9.5 और उसके साथ और क्या ऐड करने के लिए बोल रहे हैं? बोलते हैं 10% ऑफ द एलिजिबल आईटीसी अवेलेबल ऑन इनवॉइस और डेबिट नोट अपलोडेड बाय द सप्लायर इन देयर जीएसटीआर 1 कैन बी क्लेम्ड ऑन सच इनवॉइस और डेबिट नोट। एलिजिबल अभी करेंटली कितना हुआ? एलिजिबल अब करेंटली हो 9.55 लाख, ठीक है। अब 9.5 के ऊपर 10% तक आप ले सकते हो, तो कितना हो सकता है? 0.95 लाख। 0.95 लाख। बात समझे कि नहीं समझे सर? 9.5 का 10% 0.95 लाख। तो टोटल जो क्लेम है आपका उसका 10% तक आप जा सकते हो, ठीक है। और आपका टोटल कितना है? टोटल आईटीसी कितना मिलेगा आपको? टोटल आईटीसी मिलेगा आपको 10 लाख तक का। अब 10 लाख का क्रॉस तो नहीं कर सकते ना आप, तो 9.5 को आपको रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा 0.5 लाख में। ये रहा 10% का खेल। अब रहता है बात कि 110% का जो कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं सर, कि ये जो 110% का जो कॉन्सेप्ट है कि एक 10% का कॉन्सेप्ट और एक 100%। मतलब 100% मतलब टोटल आईटीसी का जो अमाउंट है, और 110% का मतलब क्या हो जाता है कि जब बात the ITC claim should not exceed 110% of ITC reflecting in GSTR 2A, मतलब ये एक रूल बना के रखा है कि GSTR 2A में जो टोटल अमाउंट रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। GSTR 2A किसका होता है सर? GSTR 2A किसका होता है बताओ? GSTR 2A या 2B? GSTR 2A इन्फॉर्मेशन फ्रॉम जीएसटीआर 1, मतलब जो सप्लायर होता है वो जीएसटीआर 1 में अपना डिटेल्स डालता है, और जीएसटीआर 2A में बायर के हिसाब से, मतलब अगर जैसे ही बायर रिसीव करेगा उसके हिसाब से मिस्टर, जैसे यहाँ पर हम लोग जो मिस्टर ए और मिस्टर बी को पढ़े थे, मिस्टर ए सेल कर रहा था मिस्टर बी को, तो मिस्टर बी के नाम पे ऑटो रिफ्लेक्शन क्रिएट होता है जीएसटीआर 2A में। आप बात समझ पा रहे हैं सर? जीएसटीआर 1 के बेसिस में जीएसटीआर 2A में ऑटो रिफ्लेक्शन होता है, जैसे कि मिस्टर बी का ऑटो रिफ्लेक्शन हुआ है। ये बात समझ में आ रहा है सर ज्योति? हाँ सर। जीएसटीआर 1 का डेटा जीएसटीआर 2A में ऑटो रिफ्लेक्ट करेगा। अब बोलते हैं कि आईटीसी क्लेम आपका मैक्सिमम कितना हो सकता है? जीएसटीआर 2A में जितना है उसका 110% से ज्यादा तो नहीं होगा। ITC claim should not exceed 110% of the ITC reflecting in GSTR 2A on the due date of filing of GSTR 1, मतलब जिस दिन GSTR 1 फाइलिंग होता है उस दिन में GSTR 2A में जो रिफ्लेक्शन हो रहा है उसका 110% से ज्यादा तो नहीं हो सकता। ये मैक्सिमम लिमिट है, मतलब 100 है तो 100, मतलब टोटल जो आईटीसी क्लेम का बात चल रहा है उसका 110% से ज्यादा नहीं होगा। बोलो सर, मतलब आप 10% तक ले पा रहे थे, वही 110% सेम कॉन्सेप्ट है जो आप लोगों ने यहाँ पर क्वेश्चन करके अभी देखा, जो क्वेश्चन करके अभी आप लोगों ने देखा। ठीक है, चलो आगे आगे और क्वेश्चन करेंगे ना ज्योति, तो तुम्हें और थोड़ा क्लैरिटी आ जाएगा। ठीक है, आगे आगे और क्वेश्चन करेंगे तो और थोड़ा क्लैरिटी आ जाएगा। मैं समझ सकता हूँ कि थोड़ा सा अभी कंफ्यूजन लग रहा है, ठीक है, लेकिन जितना और क्वेश्चन थोड़ा सॉल्व करेंगे ना क्लैरिटी आएगा। ये देखो यहाँ सर, पर हाँ बोलो सर। मैं पूछा वाला था ना कि 10 लाख का टोटल 110% एक्सीड नहीं करना है या 9.5 लाख का 110% का, ये कंफ्यूज हो गया। इसका कॉन्सेप्ट वही है ना सर, जीएसटीआर मतलब 110% का कॉन्सेप्ट है कि जीएसटीआर 2A में जितना रिफ्लेक्ट करेगा। 110% का कॉन्सेप्ट यही है कि जो अपलोडेड है, अपलोडेड ही तो जीएसटीआर 1 में जितना अपलोड होगा वही जीएसटीआर 2A में रिफ्लेक्ट करेगा। देखो सर, आपका क्वेश्चन में ही आपका जवाब छुपा हुआ है, आपके क्वेश्चन में ही आपका जवाब छुपा हुआ है। आप बात को समझिए, 110%
जो बात किया जा रहा है जीएसटीआर 2A में रिफ्लेक्ट करेगा। और जीएसटीआर 2A में क्या रिफ्लेक्ट करता है? जीएसटीआर 2A में क्या रिफ्लेक्ट करता है, आप ही बताओ। इंफॉर्मेशन फ्रॉम जीएसटीआर, बोलो। 1 जीएसटीआर 1 का जो इन्फॉर्मेशन है वही जीएसटीआर 2A में रिफ्लेक्ट करेगा ना। तो जीएसटीआर 2A में जितना आईटीसी क्लेम रिफ्लेक्शन करता है उसका 110% से ज्यादा नहीं हो सकता, मतलब अपलोडेड का। मतलब अगर आप करेंट क्वेश्चन में अगर देखोगे तो 10 लाख रिफ्लेक्ट कर रहा है कि 9.5 लाख रिफ्लेक्ट कर रहा है? करंट क्वेश्चन में अगर आप 9.5 देखो, हाँ तो 9.5 के हिसाब से ही बात बनेगा ना सर। रिफ्लेक्ट कितना करेगा, 10 लाख करेगा कि 9.5 लाख करेगा? 9.5 लाख करेगा। तो 9.5 लाख के हिसाब से ही 110% का बात होगा। बात कुछ समझ में आया सर? तो सर 9.5 लाख का 110% तो 10,45,000 हो रहा था ना। लेकिन बात आप नहीं समझ रहे सर। 9.5 लाख का 110% इस तरह से कैलकुलेट मत करने जाओ। तब तो 9.5 का 10% तो 0.95 हो रहा था। 9.5 का 10% कितना हो रहा है? प्लस करो 9.5 के साथ 0.95, 10.45। वही आंसर आया ना आपका। हाँ नहीं समझे? देखो सर, आप जो बोल रहे हो आप खुद ही उसका जवाब दे रहे हो। देखो पहले बताओ कि सर 9.5 का 110% क्या होता है? ये अकाउंट्स में मैम से ज्यादा पूछना, मैम बहुत, ये अकाउंट्स में मैम बहुत बताते हैं सर। 9.5 का 110% कितना होता है? बताओ मुझे, कितना बोला आप लोगों ने? 10.45। 10.45। और जब आप 9.5 का 10% कर रहे हो तो कितना होता है? 0.95, 95 है ना? तो अब 0.95 प्लस 9.5 कितना हो रहा है? सेम 10.45। तो सेम हुआ कि नहीं हुआ सर? दोनों पॉइंट सेम हुआ कि नहीं हुआ? अब देखो सर, वही तो मैं तब आप लोगों को समझा रहा था कि मैक्सिमम रेस्ट्रिक्शन तो 0.95 तक ही है। बट अगर आपका टोटल आईटीसी 10 लाख का है तो फिर आपको 0.95 तो नहीं मिल सकता ना। अब इसके ऊपर तो नहीं जा सकते। आपका टोटल आईटीसी इन्वॉल्व जो है इनवॉइस में। हाँ बोलो सर। मतलब वो 10 लाख हम लोग जो एक्चुअल अमाउंट का आईटीसी क्लेम करना है उससे ज्यादा नहीं कर सकता। उससे ज्यादा तो नहीं कर सकते, लेकिन रेस्ट्रिक्शन कितना तक है आपको? जैसे दोनों सम्स अलग अलग कॉन्सेप्ट में बता रहे हैं सर। देखो ऐसा रूल क्यों बनाया जाता? पहला वाला क्वेश्चन में देखो सर, पहला वाला क्वेश्चन में क्या हुआ था? पहला वाला क्वेश्चन में 6 लाख का डेटा था। मतलब पहले आपका 80 इनवॉइस का जो डेटा था, 80 इनवॉइस के हिसाब से, आप देख सकते हो यहाँ पर 80 इनवॉइस के हिसाब से 6 लाख था, है। 6 लाख के हिसाब से आपको पूरा अपलोडेड था और जीएसटीआर 2A में भी रिफ्लेक्ट कर रहा है। तभी जाके ना बायर जो है वो आईटीसी क्लेम कर सकता। तो 6 लाख के बेसिस में 6 लाख आपको मिला। फिर सेकंड में 20 इनवॉइस के बेसिस में, 20 इनवॉइस के बेसिस में आपका अमाउंट हो रहा था 4 लाख। 4 लाख का 4 लाख तो आपका टोटल इनवॉइस है, ठीक है, जो अपलोडेड नहीं है। बट आपको यहाँ पर क्लेम करने को कितना मिल रहा है सर? 6 लाख का 10%। 6 लाख का 10%, बिकॉज आपका अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स में से नहीं है। तो फिर अल्टीमेटली आप यहाँ पर कितना क्लेम कर सकते हो? 0.6। टोटल 10 लाख है लेकिन आपने क्लेम कितना कर पाया सर? 6.6। अब बात समझे? लेकिन न्यू सम्स में, मतलब जो सेकंड क्वेश्चन है, इसमें आप देखो क्योंकि इसमें आपका 10 लाख का जो अमाउंट है, क्योंकि आपका इनवॉइस में वैल्यूएशन कितना है उसके बेसिस में बात बन गया सर। 85 इनवॉइस का वैल्यू 9.5 लाख हो गया, इधर 15 इनवॉइस का वैल्यू 0.5 लाख हो गया। तो यहाँ पर रूल्स तो वही है, दैट इज 10% और 110%, बट उसमें पूरा जा नहीं सकते। आप समझ में आ रहा है सर? इसीलिए दोनों क्वेश्चंस को आप पैरेलली देखो तो समझ में आ जाएगा। अब थोड़ा क्लियर हुआ सर? ज्योति हाँ बोलो सर। सर। हाँ सर, अभी भी ऐसे छोटा छोटा हाँ क्यों बोल रहे हो? अब तो हो जाना चाहिए। नहीं नहीं सर, हो गया। हो गया? देखो सर अब तो मुझे लगता है हो जाना चाहिए सर। 10%, 110% का खेल तो समझ में आ गया होगा आपको। हाँ सेम ही हाँ है ना? आप जो पूछ रहे थे वही है सर। मतलब 100% करके देखो, 110% करके देखो, दोनों सेम कॉन्सेप्ट में काम कर रहा है सर। ओके सर। ए बाकी लोग, जो लोग सिर्फ सुन रहे थे,
उनको समझ में आ गया ना? क्वेश्चन किसी का भी हो, जवाब तो सभी के लिए होता है। हाँ सर, क्वेश्चन किसी का भी हो बट आंसर इज फॉर ऑल। है दादा। थैंक यू सर। चाहे आप समझो ना समझो, लेकिन क्वेश्चन एक का हो सकता है बट आंसर तो सभी के लिए है। तो इसीलिए आई होप आप लोगों को भी समझ में आया होगा। दीक्षा, नंदिनी, आस्था, आप लोग बताओ, बोलो सर, आप लोग समझ पा रहे हैं सर? हाँ सर। ओके, देखो सर, कॉन्सेप्ट देखो सर, सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 क्लॉज बी, बहुत ही इंटरेस्टिंग एरिया है डिस्कशन करने के लिए। ध्यान से सुनना बात को, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट। रिसिप्ट ऑफ द गुड्स और सर्विसेज, मतलब अगर आप गुड्स रिसीव करते हो या फिर सर्विस रिसीव करते हो, देखो सर दो ही तो है दुनिया में, या तो गुड्स है या तो सर्विसेज है। तभी तो जीएसटी का नाम जीएसटी रखा गया है। जीएसटी का नाम जीएसटी 2000 मतलब हमारे देश में तो 2017 से आया है सर, कोशिश चल रहा है सर 2000 से। फ्रांस में सबसे पहले जीएसटी को लॉन्च किया गया मॉडर्न डे में, मतलब वर्ल्ड में सबसे पहले फ्रांस जीएसटी को लगा। मैं जिन लोगों का बेसिक्स ऑफ जीएसटी होगा तब मैं उनको डिटेल्स जीएसटी का हिस्ट्री भी बताऊंगा। बट इसका नाम जीएसटी क्यों रखा गया सर? बिकॉज दोनों ही कॉन्सेप्ट होता है सर हमारे सोसाइटी में, या तो गुड्स, एक गुड्स का कॉन्सेप्ट होता है और एक सर्विस का कॉन्सेप्ट होता है ना सर? गुड्स एंड सर्विसेज। तो या तो आप गुड्स रिसीव करोगे या तो आप सर्विसेज रिसीव करोगे। जैसे अगर मैं आपको पूछूं सर कुछ सर्विसेज का कॉन्सेप्ट तो आप लोग जानते हो। सर लॉयर क्या करता है? लॉयर क्या करता है, सर्विस देता कि गुड्स बेचता? बोलो ना। सर्विस। डॉक्टर, लॉयर, प्राइवेट ट्यूटर, सब सर्विस है ना। सर ट्रेन में क्या मिलता है? ट्रेन का सीट मिल जाता है आपको, मतलब बैठने के लिए, फिर आप घर पे भी सीट लेके जा सकते हो। ट्रेन में जो सीट का टिकट काटते हो, क्या उसको घर लेके जा सकते हो सर? या फिर एरोप्लेन में जो बैठते हो सर, एरोप्लेन में जो बैठते हो उसका भी तो आपको बैठने का टिकट, सीट का जगह मिलता है ना, तो सर्विसेज है ना सर। तो या तो सर्विसेज होगा या तो गुड्स होगा। एक और एक सर्विस के बारे में पूछ सकता हूँ सर आप लोगों को मैं, सर रेस्टोरेंट का क्या होगा? सर्विस। रेस्टोरेंट का क्या होगा सर? गुड्स है कि सर्विस है? सर्विस सर। रेस्टोरेंट का हाँ, गुड्स होगा ना। गुड्स एंड सर्विस बोथ होगा ना सर। रेस्टोरेंट आपको जो खाना परोसता है, जो जो फूड सर्व करता है, क्या उसका दाम नहीं लेता? हाँ। और आपको जो स्पेशल सर्विसेज मिलता है, हाँ, नॉर्मल 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 खाने की दुकान में, नॉर्मल खाने का दुकान जहाँ पर जैसे स्ट्रीट फूड या फिर छोटा सा दुकान है जहाँ पर आप जस्ट हल्का सा बैठ सकते हो, नॉट मोर देन दैट, उतना कोई सर्विस का बात नहीं है। आते हैं बस एक जन आता है फिर देके चले जाते हैं, नॉट जस्ट। लेकिन अब रेस्टोरेंट में जो आपको डेकोरेशन मिलता है ना, रेस्टोरेंट में आपको डेकोरेशन मिलता है, एक एनवायरनमेंट मिलता है, स्पेशल आपके लिए स्पेशल काइंड ऑफ अरेंजमेंट होता है ना। तो जो भी अरेंजमेंट आप मांगते हो वो आपको मिलता है रेस्टोरेंट के थ्रू से। तो वो आपके लिए क्या है सर? सर्विसेज है। तो रेस्टोरेंट आपको ऑब्वियसली सर्विस देता है, तो फूड भी देता है, सर्विस भी देता है। तो इसलिए रेस्टोरेंट में, मतलब पहले होता था, मतलब अभी तो ये सब कम हो गया है सर, क्योंकि जब वैट होता था ना तो अलग से वैट लगता था, वैल्यू एडेड टैक्स लगता था, और अलग से सर्विस टैक्स भी लगता था। ऐसे बहुत जगह में ऐसे होता था, वैट भी लगता था, सर्विस टैक्स भी लगता था। ठीक है। लेकिन सर कॉन्सेप्ट क्या है कि गुड्स एंड सर्विस ये दोनों ही चीज होता है हमारे सोसाइटी में, जो दोनों के ऊपर हम लोग रिसीव करते हैं। लेकिन ये जो रिसिप्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस जो है सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 क्लॉज बी, ये हमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट बताते हैं सर। कॉन्सेप्ट का नाम है सर बिल टू शिप मॉडल। क्या नाम है सर? बिल टू शिप मॉडल, बिल टू शिप टू, बिल टू शिप टू। अब बिल टू शिप टू क्या है? ऐसा लग रहा है किसी का नाम बोल रहे सर, बिल टू शिप टू, किसी का नाम लगा दो सर, जैसे होता है ना चिंटू पिंटू, वैसा ही बिल टू शिप टू। ठीक है सर। बिल टू शिप टू मॉडल क्या है? द रजिस्टर्ड पर्सन टेकिंग द आईटीसी मस्ट हैव रिसीव्ड द गुड्स एंड सर्विसेज। जो भी इंसान, जो भी रजिस्टर्ड पर्सन, इंसान मतलब यहाँ पर कौन है सर? रजिस्टर्ड पर्सन, द रजिस्टर्ड पर्सन टेकिंग द आईटीसी मस्ट हैव सर। रिसीव्ड द गुड्स। बोलो सर। सर। बोलो।
आपका वॉइस नहीं आ रहा मेरे को। क्या सिर्फ ज्योति को या सबको? हाँ শুনতে सर, পাচ্ছি দাদা। रोशनी को आवाज आ रहा है, आस्था, ज्योति, ये क्या बोलते हैं, रोशनी, प्रियतमा, आप लोगों को? হ্যাঁ দাদা পাচ্ছি। ओके, मतलब सिर्फ ज्योति का कुछ नेटवर्क इश्यूज है। ओके, तो बिल्ड टू शिफ्ट टू मॉडल में ज्योति अभी है, साउंड क्लियर है? हाँ अभी है। बिल्ड टू शिफ्ट टू मॉडल में क्या हो रहा है सर? अंडर दिस मॉडल द गुड्स आर डिलीवर्ड, मतलब कॉन्सेप्ट क्या है, बोलते हैं कि रजिस्टर्ड पर्सन टेकिंग द आईटीसी, जो रजिस्टर्ड पर्सन आईटीसी लेना चाहता है उसको गुड्स रिसीव करना पड़ेगा या सर्विस रिसीव करना पड़ेगा। जब तक आप गुड्स और सर्विस को रिसीव नहीं करोगे तब तक आप आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते। बट ऐसा भी कुछ कहानी बनता है सर, रियलिटी में ऐसा भी कुछ कहानी बनता है जहां पर गुड्स और सर्विस आप रिसीव नहीं करते, गुड्स और सर्विस आप रिसीव नहीं करते हो, बट फिर भी आपको आईटीसी मिलेगा थर्ड पार्टी के थ्रू से। ये पूरा कहानी यहाँ पर लिखा हुआ है, बट पूरा कहानी पढ़ने से अच्छा है कि ये फ्लो चार्ट देख ले सर, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा फ्लो चार्ट को। एक्चुअली पूरा कहानी वही लिखा हुआ है फ्लो चार्ट के अंदर, मतलब फ्लो चार्ट में जो है वही पूरा कहानी है। लुक, देखिए सर, ए एंड बी आप लोगों को दिखाई दे रहा है ना फ्लो चार्ट? हेलो, फ्लो चार्ट सबको दिखाई दे रहा है ना? यस सर। ए बी एंड सी, यहाँ पर तीन इंसान है, ठीक है, यहाँ पर तीन पर्सन है, मान के चलते तीनों रजिस्टर्ड है, तीनों ही रजिस्टर्ड है। ए ने सप्लाई किया, सप्लाई बाई ए टू बी, सप्लाई बाई ए टू बी। एक्चुअल सप्लाई क्या हो रहा है सर? ए से बी के पास जा रहा है, एक्चुअल सप्लाई ए से बी के लिए है, ए बिल्स टू बी, तो सप्लाई ए से बी के पास जा रहा है तो ए बी को ही बिल देगा ना सर। इनवॉइस कौन किसको देगा? अगर सप्लाई ए से बी के पास है तो इनवॉइस कौन किसको रेज करेगा? ए ही बी पे रेज करेगा। बट मजा का बात यह है सर कि बी ए को बता रहा है, बी ए को बता रहा है, क्या बता रहा है कि भाई मैं तो रहता हूं, मैं रहता हूं यूपी में, तुम ना, सॉरी एक काम, हाँ चलो ठीक है, बी रहता है यूपी में, बी ए को बोल रहे कि आप ना वेस्ट बंगाल में सी को मेरे बिहाफ में गुड्स डिलीवर डायरेक्ट कर दो, मतलब डोंट सेंड द गुड्स टू द उत्तर प्रदेश, डायरेक्टली सेंड द गुड्स टू द वेस्ट बंगाल, डायरेक्टली सेंड दी गुड्स टू वेस्ट बंगाल। आप उत्तर प्रदेश में गुड्स को मत लाओ, आप डायरेक्टली मेरे बिहाफ पे, मेरे डायरेक्शन पे गुड्स को सी ऑफ वेस्ट बंगाल को दे दो। ऐसा कर सकते कि नहीं कर सकता सर? हाँ क्या सर। ऐसा ऐसा कर सकते हैं ना? ऐसा एकदम कर सकते हैं सर, ऐसा एकदम बिल्कुल कर सकते हैं। क्या प्रॉब्लम है कि जैसे मानो कि जो जिसका गुड्स है, ठीक है, मान के चलते हैं सर जिसका गुड्स है, वो गुजरात से है, ठीक है, गुजरात वाले एक्चुअल सप्लाई कर रहा है यूपी वाले को, गुजरात वाले एक्चुअल सप्लाई कर रहे हैं यूपी वाले को, और यूपी वाले उसको एक्चुअली सप्लाई करेगा वेस्ट बंगाल वाले को, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, गुजरात से यूपी होके सामान नहीं जाएगा, सामान क्या होगा, गुड्स का क्या होगा, गुड्स डायरेक्टली गुजरात से, गुड्स जो है सर डायरेक्टली गुजरात से कहाँ पहुंच जाएगा? वेस्ट बंगाल पहुंच जाएगा। किसके कहने पे? बी के कहने पे, बी ऑफ उत्तर प्रदेश, ए ऑफ गुजरात एंड सी ऑफ वेस्ट बंगाल। तीन, यहाँ पर टोटल तीन पार्टी है, लेकिन यहाँ पर गुड्स का रिसीव कौन किया? प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड सर, गुड्स का रिसीव कौन किया? गुड्स या सर्विस जो भी हो, रिसीव कौन किया सर? वेस्ट बंगाल सी। हाँ, वेस्ट बंगाल का सी किया, तो फिर आईटीसी किसको मिलना चाहिए? सी को मिलना चाहिए, बिकॉज आईटीसी का कॉन्सेप्ट बताता है सर, आईटीसी का कॉन्सेप्ट बताते हैं कि आपको रिसीव करना जरूरी है गुड्स या सर्विस, गुड्स या सर्विस रिसीव करना जरूरी है, रिसिप्ट ऑफ द गुड्स एंड सर्विस, द रजिस्टर्ड पर्सन टेकिंग द आईटीसी मस्ट हैव रिसीव्ड द गुड्स एंड सर्विसेज। तो फिर अगर इस हिसाब से देखा जाए एज पर द प्रोविजंस, तो इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में, इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में वेस्ट बंगाल वाले जो सी है वो आईटीसी क्लेम कर सकता है, तो फिर क्या यूपी वाला बी जो है, क्या इसको आईटीसी नहीं मिलेगा सर? क्या यूपी वाला जो बी है, क्या इसको आईटीसी नहीं मिलेगा सर? স্যার বিয়েরই তো পাওয়ার কথা, কারণ বিয়ের কথাতেই তো ট্রান্সফারটা করছে। तो क्या सी को नहीं मिलेगा? तो क्या सी को नहीं मिलेगा?
हाँ सर, सर हाँ दोनों को बी मिलेगा तो सर, इशू कर रहा है ना। हाँ हाँ दोनों को मिलेगा, बट यहाँ पर कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा होगा सर, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, यही तो खेल है इसका। ए से बी के पास जा रहा है, मतलब ये मान के चलना पड़ेगा पूरा कॉन्सेप्ट में। ये अलग बात कि मतलब बिल जाएगा किसके पास, सिंपल बात है सर, बिल तो जाएगा ए से बी के पास, और बी क्या कर रहा है, बी बिल देगा किसको, सी को, बी बिल रेज करेगा सी को, ठीक है। ए से बिल मूव करेगा बी के पास, बी से बिल मूव करेगा, मतलब वो बी और सी के बीच में बाइंग सेलिंग है, और ये ए और बी के बीच में बाइंग सेलिंग है, लेकिन गुड्स डायरेक्टली ए सी को ट्रांसफर करेगा। अच्छा बात है ना सर, ट्रांसपोर्टिंग कॉस्ट क्यों बढ़ाया जाए, फालतू में गुजरात से यूपी भेजो, यूपी से फिर से वेस्ट बंगाल भेजो, ट्रांसपोर्टिंग कॉस्ट बढ़ेगा। आप जहां पर सीधा सीधा एकदम मध्य प्रदेश होके झारखंड होके वेस्ट बंगाल घुस सकते हो, आप क्यों फालतू में राजस्थान होके यूपी होके बिहार होके झारखंड होके वेस्ट बंगाल आना चाहते हो, ऐसा तो उचित नहीं होगा ना, फालतू में किलोमीटर बढ़ेगा। ऐसे ही पेट्रोल का डीजल का दाम बढ़ते जा रहा है इंटरनेशनल मार्केट के प्रॉब्लम के कारण, अब क्यों अपना ट्रांसपोर्ट कॉस्ट को बढ़ाओगे। तो चुपचाप आप सी को दे दो, और अल्टीमेटली दोनों के बीच में आप आईटीसी का कॉन्सेप्ट को चुपचाप कर दो, सिंपल बात है सर। तो गुड्स मतलब कॉन्सेप्ट ही बताता है सर जीएसटी का, जीएसटी का कॉन्सेप्ट बताता है कि गुड्स और सर्विस रिसीव करना जरूरी है बिफोर टेकिंग आईटीसी। यहाँ पर पूरा का पूरा यही पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पर स्टोरी बोल के रखा है आपको, और इसको फ्लो चार्ट में सिंपल यहाँ पर बोल के रखा है, देखो बी एंटाइटल्ड टू एबल आईटीसी बेसिस द इनवॉइस इशूड बाय ए, बी को मिलेगा ऑब्वियसली आईटीसी मिलेगा, लेकिन जो आईटीसी जो इनवॉइस ए इशू किया एज गुड्स और सर्विस डीम्ड टू बी रिसीव्ड बाय बी, मतलब यही माना जाएगा कि ये गुड्स रिसीव बी ने किया, लेकिन वो अलग बात कि बी रिसीव डायरेक्टली नहीं किया, वो भाया कर दिया ए के सी को भाया कर दिया डायरेक्टली। सर सी को भी आईटीसी मिलेगा, गुड्स और सर्विस रिसीव्ड being received by C entitled to have ITC basis the invoice issued by B। अब इसके लिए B को C को इनवॉइस इशू करना पड़ेगा, उसके बेसिस में C ITC क्लेम कर सकता है, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट क्या बन गया सर, सप्लाई बाय B टू C, B बिल्स टू C, ये वाला कॉन्सेप्ट में सप्लाई बाय A टू B, A बिल्स टू B, बट डिलीवरी A ने C को किया, बट डिलीवरी A ने C को किया। गुड शिफ्ट और सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय A टू C ऑन डायरेक्शन ऑफ B, पूरा का पूरा खेल जो बना है A की डायरेक्शन पे ही हुआ है। बोलो सर, आप लोगों को पूरा खेल क्लियर हो गया, पूरा खेल क्लियर हो गया सर, हेलो স্যার, बोलो सर। हाँ सर। স্যার দুজনেই তাহলে সেম রেটের আইটিসি ক্লেম করতে পারবে তো? দুজনেই सेम सेम डेटे, नहीं डेट Same अलग हो date। सकता है, না डेट স্যার, अलग हो सकता মানে हाँ? একই दाम पे तो आईटीसी नहीं बेनिफिट दाम अलग होगा ना, दाम अलग हो जाएगा, दाम अलग हो सकता है, उसमें क्या प्रॉब्लम है, दाम अलग हो सकता है। मतलब ए का मतलब बेसिकली ए जो डिलीवरी सी को करेगा, ठीक है, ए बेसिकली जो सी को डिलीवरी करेगा ये सिर्फ गुड्स को डिलीवर करेगा, ए के साथ तो इसका बिल का कोई रिलेशन नहीं है ना, ए के साथ सी का बिल का कोई रिलेशन है क्या, না बिल के साथ रिलेशन किसका है, बी का है। বিয়ের। सपोज मान की एक 1 लाख का प्रोडक्ट है, ठीक है, सपोज मान की 1 लाख का प्रोडक्ट है, ए और बी के बीच में प्रोडक्ट का दाम हुआ था 1 लाख का, ठीक है, ए और बी के बीच में प्रोडक्ट का जो वैल्यूएशन हुआ था वो ए और बी के बीच में हुआ है, ए और बी के बीच में हुआ है, 1 लाख का गुड्स है, एट द रेट ऑफ 18% का जीएसटी मान के चलते हैं, 18,000 का जीएसटी का कलेक्शन बी बेसिकली ए करेगा और सरकार को पेमेंट करेगा, और सी के साथ जो बी का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो 1,20,000 का हुआ है, ऐसा ही तो होता है ना सर, मतलब मैं ए से लेके सी को दूंगा, मैं ए से लेके सी को दूंगा, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि भाई ठीक है आप ए सी को डायरेक्टली दे दो, अब ये तो अपना सीक्रेट मेंटेन करेगा ना, ये थोड़ी ना बोलेगा मैं तो भाई 1 लाख में बी को दे रहा था ऐसा थोड़ी ना होगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। अब बी के कहने पे ये डायरेक्ट डिलीवरी कोलकाता में वेस्ट बंगाल में करेगा, लेकिन दोनों के बीच में जो दाम का जो बात हुआ है ये तो बिजनेसमैन अपने हिसाब से रखेगा, इसका वैल्यूएशन अलग होगा। अगर बिजनेस का बात करें तो ऑब्वियसली इसका वैल्यूएशन अलग होगा, क्योंकि ये सेल जो है ये ए के बी के बीच का सेल है, और ये जो सेल है ये बी से सी के बीच का सेल है। ऐसा तो बहुत होता है सर, ऐसा तो बहुत होता है, क्या बोलते हो सर, बहुत होता है मतलब आप लोग फ्लिपकार्ट वगैरह से सामान खरीदते हो सर, फ्लिपकार्ट वगैरह से आप लोग प्रोडक्ट परचेस करते हैं कि नहीं करते, है दादा। बहुत करते हैं सर। चलो देखते हैं क्या खरीदा जाए, क्या खरीदा जाए, फैशन ट्रैवल ब्यूटी होम,
होम 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 अप्लायंसेस। अच्छा चलो देखते हैं। एयर कंडीशनर, वॉशिंग मशीन, प्रीमियम बाएंगे क्या? चलो ये ट्रिमर देखे सर, ट्रिमर देख लेते, चलो ट्रिमर देख लेते हैं, देखते हैं सर सेलर कहाँ का है। सेलर ये मेरे को बोल रहा है यहीं पर कल ही दे देगा, मतलब मुझे लग रहा है यहीं का सेलर होगा, बट आपको यहाँ पर सेलर दिखेगा। ये देखो दिख रहा है सर सेलर, Amazon स्टोर दिख रहा है सर आप लोगों को? हेलो, हाँ आप लोगों को दादा। सेलर दिख रहा है? मतलब ये फ्लिपकार्ट क्या कर रहा है, फ्लिपकार्ट इस पर्टिकुलर सेलर से ले रहा है, ठीक है। ये सेलर फ्लिपकार्ट में रजिस्टर्ड है, ठीक है। फ्लिपकार्ट इस सेलर से ले रहा है, फिर फ्लिपकार्ट आपको दे रहा है। तो क्या इनके साथ फ्लिपकार्ट का जो कनेक्शन है और आपके साथ जो फ्लिपकार्ट का कनेक्शन, क्या दोनों सेम है? हाँ सर, ना। ऑब्वियसली ना, है ना। तो अलग अलग लोग प्रोडक्ट बेच सकता है, तो इनके साथ फ्लिपकार्ट का जो कम्युनिकेशन हुआ है और आपके साथ फ्लिपकार्ट का जो कम्युनिकेशन हुआ है, दोनों अलग है। सिंपल यही होता है, यही होता है सर। ये कम दाम में खरीदेगा और फिर आपको बेचेगा और उसके ऊपर वो अपना मार्जिन रखेगा। मतलब फ्लिपकार्ट तो दोनों से ले रहा है, उस जिस जो सेल करेगा, सेलर का प्रोडक्ट बेचने के लिए जगह बना दे रहा है, उसके लिए कमीशन लेगा, ठीक है। और आपको बेचेगा तो आपसे भी डिलीवरी चार्जेस वगैरह लेगा, ठीक है। तो फ्लिपकार्ट दोनों हाथों से खा रहा है, ठीक है। तभी तो ये एक वेबसाइट बना के इतना कमा सकता है सर। एक वेबसाइट बना के, और सिर्फ वेबसाइट नहीं, प्रॉपर सप्लाई चेन सिस्टम, इसको बोलते हैं सर सप्लाई चेन मैनेजमेंट। एक्चुअली ये जो पूरा फ्लिपकार्ट अमेजन वाले करते हैं ना, दिस इज एक्चुअली कॉल्ड सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ठीक है। आपको सप्लाई कहाँ से मिलेगा, इसके लिए आपको मार्केट का जानकारी होना चाहिए। सस्ता का प्रोडक्ट हो या महंगा प्रोडक्ट, आपको कस्टमर के सामने अलग अलग प्रोडक्ट रखना है और फिर कस्टमर को प्रोडक्ट देना है, ठीक है। तो इसी तरह से ये लोग अपना बिजनेस का दिमाग को बढ़ाया सर। क्रेडिट तो देना ही पड़ेगा आपको, बिजनेस दिमाग को क्रेडिट देना ही पड़ेगा, चाहे वो कितना भी करोड़पति बने। सीरियसली बहुत लोग ना जलता है, हाँ ये हो रहा है, लोग आजकल सब पैसा वाला है बन जा रहा है। अरे क्या पैसा वाला, आप भी बनो ना, कौन मना करता है आपको? आप कभी उस लेवल का एडुकेशन लेना नहीं चाहते, ये आपका प्रॉब्लम है, ये आपका प्रॉब्लम है। लोग गरीब होते हैं अपने आदत के कारण सर। ये इसका एक बिल गेट्स का एक बहुत अच्छा बात है सर, कि बोलते हैं कि इफ यू बॉर्न पोर, इट्स नॉट योर मिस्टेक, बट इफ यू डाई पोर, दिस इज योर मिस्टेक। हर किसी के लिए, आज कोई मिडिल क्लास है, कोई पोर था, कोई पोर है, ऐसा नहीं। मैं देखा सर, मैं गरीबी देखा, बचपन में देखा, बहुत ज्यादा नहीं, पर माँ पापा से बात सुना कि क्या प्रॉब्लम होता है। फिर जब मैंने थोड़ा बड़ा हुआ, पापा ज्यादा गरीबी में कभी नहीं रखा, मैं ज्यादा देर तक ठीक ठाक ही रहा सर। फिर जब अपना लाइफ का बात आया, तब मैं अपने जिंदगी में भी गरीबी, मतलब खुद के स्ट्रगल में भी एक गरीबी होता है, ये भी देखा। तो ये मैं अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ, आपका भी अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू होगा, आपका भी बचपन का कुछ कहानी होगा, मिडिल एज का कहानी होगा, आप भी बड़े हो रहे हो, आपका भी कहानी बदलेगा, ठीक है। तो जो भी इंसान बड़े होते हैं, रिच होते हैं, जो भी होते हैं, चाहे आप सोसाइटी का सबसे पिछड़ा हुआ किसी को देखो ना, सबके लिए सेम टू सेम थिंग। सबको वक्त, एक चीज जो गवर्नमेंट को करना चाहिए, दैट इज इंफ्रास्ट्रक्चर। सरकार का यही काम होता है, सबके लिए इक्वल फैसिलिटीज लाओ, सबके लिए इक्वल बेनिफिट लाओ, उसमें बाइफरकेट मत करो। बाकी सर जिसको जितना मौका है वो उठा लेगा, ये सिस्टम होना चाहिए सोसाइटी में। हाँ, इसका मतलब सोसाइटी में तो हर कोई है, सोसाइटी में हर तरह का लोग रहते हैं। और सोसाइटी में सर, मतलब जो घर में, जैसे हम लोग बोलते हैं ना जात पात, हम लोग ऐसे बात करते हैं जात पात का, ये छोटा जात नीचा जात, ये बहुत लोग हम लोग ऐसे बोलते हैं। बट आप कभी सोचना, आपका घर का सुबह सुबह मतलब मॉर्निंग में जो आपके घर के बगल से जो कचड़ा साफ करके लेके जाते हैं ना सर, चाहे आप उसको नीचा जात, आप उसको बात करके देखो, वो आज के डेट में ऐसे ऊंचा जात नीचा जात कुछ नहीं है, वो मतलब मेहनत के मारे करना पड़ता है, करता है, बहुत ही भयंकर काम है, बट दे आर हैबिचुएट विद दिस। बट वो जो काम करता है, वो काम छोटा हम लोग बताते हैं, बट वो बहुत नेक काम है सर। तो उनका काम भी उनका है, लेकिन आज अगर वो मेहनत करता है तो कल शायद वो इसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा और बेहतर बना सकता है, या फिर वो उससे बाहर निकल सकता है, तो कोई और उस जगह को ले लेगा। जो सोसाइटी में ऐसा चलता रहता है। मतलब एक्चुअली मैं इसलिए ये बात कर दिया कि ये फ्लिपकार्ट अमेजन का जो भी बिजनेस मॉडल देख के बहुत लोग बोलते हैं कि ये तो पूरा मार्केट खा रहा है, मार्केट खत्म कर रहा है। मेरे को ऐसा नहीं, मेरे को फीलिंग ऐसा आता है कि कोई मार्केट कितना खा रहा है, खत्म कर रहा है, ये तो आई डोंट नो। बट एक कॉन्सेप्ट मुझे लगता है कि सभी को मार्केट के चेंजेस के साथ डायनामिक होना चाहिए, ये मेरा पर्सनल मानना है। ऑब्वियसली प्रॉब्लम थोड़ा बहुत होता रहता है, बट फिर भी मुझे लगता है कि सभी के अंदर ओपननेस होना चाहिए समय के साथ साथ अपने आप को चेंज करने का। आई डोंट नो सर आप लोग क्या समझते हो, बट वेरी गुड सर। चलो आगे बढ़ते हैं। सर आप तो अपना ओपिनियन बता दिए। हाँ सर ठीक है, बता दिए तो क्या हो गया,
चोरी थोड़ी कर लिए। अच्छा देखो सर, सर आप लोगों को एग्जाम्पल दिख रहा है सर? हेलो, आप लोगों को एग्जाम्पल दिखाई दे रहा है? यस सर। ये नंदिनी तेरे को समझ में आया पूरा का पूरा जो तू सवाल कर रहा था मुझे? हाँ सर। Okay. A is a trader who places an order on B. A is a trader who places an order on B for consignment of soda ash. अरे कुछ होगा सोडा एस, क्या होता है जानते हैं आप लोग? मुझे नहीं पता सोडा एस क्या होता है। एनी आइडिया? किसी को आइडिया है? तो था जानी सोडा एस की है? सर केमिकल एक रकमेर मे भी हो सकता है, आई डोंट नो, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। जो भी हो सर, A is a trader who places an order on B for consignment of soda ash. A receives a buying from order from C. A receives a buying order from C for the same quantity of soda ash. ठीक है, सेम क्वांटिटी। A instruct B to deliver the goods to C. A बोल रहे भाई गुड्स C को बेच दो, मतलब C को डिलीवर कर दो, बेच दो नहीं, डिलीवर कर दो। बेच तो B ही C को रहा है, बट B A को बोला उसके हिसाब से C को दे रहा है, एंड इन टर्न ही रेजेस इनवॉइस ऑन C। कौन कर रहा है? B कर रहा है। इनवॉइस B C पे रेज कर रहा है, दो द गुड्स आर नॉट फिजिकली रिसीव्ड एट द प्रीमाइसेस ऑफ ए गुड्स को रिसीव नहीं किया, ए गुड्स को रिसीव नहीं किया, फिर भी सी को दे दिया बी ने। सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 क्लॉज बी अलाउज आईटीसी ऑफ सच गुड्स टू ए। इस गुड्स का आईटीसी क्लेम करने का मौका ए को भी मिलेगा। इस गुड्स का आईटीसी क्लेम करने का मौका ए को भी मिलेगा, भले ही ए ने गुड्स को अपने प्रीमाइसेस में रिसीव नहीं किया हो। भले यहाँ पर ए ने अपने प्रीमाइसेस पे गुड्स को रिसीव नहीं किया है, पर फिर भी उसको यहाँ पर आईटीसी क्लेम करने को मिलेगा, जो आपने अभी प्रोविजंस भी देखा है ना। एक ऐसा कॉन्सेप्ट और भी चलता है सर, रजिस्टर्ड हेड ऑफिस न्यू दिल्ली, ओके, रजिस्टर्ड हेड ऑफिस न्यू दिल्ली ऑफ एबीसी प्राइवेट लिमिटेड enters into a contract with DEF प्राइवेट लिमिटेड, DEF प्राइवेट लिमिटेड ऑफ न्यू दिल्ली, दोनों ही न्यू दिल्ली का है, फॉर रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ कंप्यूटर सिस्टम इंस्टॉल्ड एट इट्स रजिस्टर्ड ब्रांच ऑफिस इन बेंगलुरु कर्नाटका। ठीक है, मतलब एबीसी का ब्रांच ऑफिस है कर्नाटका बेंगलुरु में, जो DEF प्राइवेट लिमिटेड न्यू दिल्ली के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट में जा रहा है। DEF प्राइवेट लिमिटेड इश्यूज ए इनवॉइस ऑन एबीसी प्राइवेट लिमिटेड न्यू दिल्ली फॉर द सर्विस प्रोवाइडेड बाय इट। तो DEF अपना इनवॉइस जो रेज कर रहा है, किसके ऊपर रेज करेगा? एबीसी दिल्ली के ऊपर करेगा कि एबीसी बेंगलुरु के ऊपर करेगा? क्या लगता है आप लोगों को? एबीसी न्यू दिल्ली के ऊपर करेगा कि एबीसी कर्नाटका बेंगलुरु के ऊपर करेगा? बोलो ना सर। DEF लिमिट प्राइवेट लिमिटेड किसके ऊपर इनवॉइस इशू करेगा? दिल्ली पे करेगा ना सर, हेड ऑफिस पे करेगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट तो हेड ऑफिस नहीं दिलवाया, कॉन्ट्रैक्ट तो ब्रांच को हेड ऑफिस नहीं दिलवाया। तो DEF प्राइवेट लिमिटेड इश्यूज एन इनवॉइस ऑन एबीसी प्राइवेट लिमिटेड न्यू दिल्ली फॉर द सर्विस प्रोवाइडेड बाय इट, दो द एक्चुअल सर्विस रिसीव्ड by the branch office and not by the head office. Section 16 subsection 2 clause B allows ITC of such repair and maintenance service to head office. हेड ऑफिस को इसके चलते जो आईटीसी क्लेम होगा वो हेड ऑफिस को मिलेगा। अब आप बोल सकते हो कि सर ये तो ब्रांच को मिलना चाहिए था। हाँ ठीक है, अब हेड ऑफिस और ब्रांच ऑफिस देख लेगा ना अपने बीच पे, लेकिन ये हेड ऑफिस अपने प्रीमाइसेस पे रिसीव ना करके भी इसका आईटीसी जरूर क्लेम कर सकता है। बात कुछ समझ में आया सर? हेड ऑफिस ब्रांच ऑफिस का कॉन्सेप्ट भी समझ में आया कि नहीं आया? ओ सर बोलो तो सही, एनी डाउट? हाँ सर, एनी डाउट सर आप लोगों को? बोलो। ओके सर। हाँ दादा। टैक्स लिवायबल ऑन सप्लाई एक्चुअली पेड टू गवर्नमेंट, टैक्स लिवायबल ऑन सप्लाई एक्चुअली पेड टू गवर्नमेंट, सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 क्लॉज सी। वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, प्लीज थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। टैक्स लिवायबल ऑन सप्लाई एक्चुअली पेड टू गवर्नमेंट, आपको गवर्नमेंट को पे करना होगा। इसी पॉइंट में मैं स्टार्टिंग से बात कर रहा था। The supplier should have actually paid the tax charged on the goods or services for which ITC is being taken either in cash or by utilizing ITC. या तो आप कैश पे कर लो, या फिर आपका अगर पुराना आईटीसी है तो आप वहां से डिडक्शन कर लो। होता है ना सर, आईटीसी अगर अमाउंट उतना है आपका क्रेडिट में तो आप वहां से क्लेम कर सकते हो, और वो भी सेल्फ असेसमेंट बेसिस में कर सकते हो, उसमें पोर्टल आपको रोकता नहीं है। ठीक है, बाद में अगर ज्यादा क्रेडिट ले लोगे तो फिर आपको देना पड़ेगा, कम है तो रिफंड मिल जाएगा, उसमें क्या है। सेल्फ असेसमेंट में आईटीसी गेट्स क्रेडिटेड टू द टैक्स पेयर्स इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, जो जीएसटी पोर्टल में रहता है ऑन प्रोविजनल बेसिस इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 49 सबसेक्शन 2। अब क्या है सर,
Thus, even if the recipient has paid the tax to the supplier, even if the recipient has paid tax to the supplier, his claim for ITC gets confirmed only when the supplier deposits the tax so collected by him to the government. मतलब बेसिकली जो रेसिपेंट है गुड्स का, वो जब अपना आईटीसी क्लेम करना चाहता है, आईटीसी को कंफर्म करना चाहता है, वो तभी कंफर्म कर सकता है जब सप्लायर ने अपना टैक्स पे किया हो। मतलब आप किसी से प्रोडक्ट खरीद रहे हो, तो आप जिससे प्रोडक्ट खरीदा वो भी तो सरकार को टैक्स कलेक्ट करके जमा करेगा। बेसिकली टैक्स कलेक्ट कौन करता है जीएसटी में? जीएसटी में इन जनरल केस में टैक्स कलेक्ट कौन करता है? सप्लायर करता है कि रेसिपेंट करता है? इन जनरल बोलना सर। सप्लायर। इन जनरल सप्लायर करता है। एक्सेप्शनल केसेस होता है जहां पर रिसिपेंट करता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं सर? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, है ना सर? एक्सेप्शनल केसेस बहुत सारा है, एक दो नहीं, बहुत सारा एक्सेप्शन है, जिसको हम लोग आरसीएम बोलते हैं, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, जहां रिसिपेंट को कलेक्ट करना पड़ता है। तो जैसे हमारा जो ये केस चल रहा था कि मिस्टर ए ने जब सी को बी को दिया, तो मिस्टर ए सप्लायर है, तो मिस्टर बी अपना जीएसटी क्लेम करेगा, लेकिन उसके बदले मिस्टर ए ने क्या किया? जीएसटी कलेक्ट करके सरकार के घर में जमा किया। ये सर नो? मिस्टर बी ने जीएसटी कलेक्ट करके, मिस्टर ए ने जीएसटी कलेक्ट करके गवर्नमेंट के घर में जमा करेगा कि नहीं करेगा सर? बोलो ना। हाँ सर, करेगा कि नहीं करेगा? मिस्टर ए कलेक्ट करके जमा करेगा कि नहीं करेगा? है सर। वही तो पूछ रहे हैं सर। इवन इफ द रिसिपेंट हैज पेड द टैक्स टू द सप्लायर, हिज क्लेम फॉर आईटीसी गेट्स कंफर्म्ड। मतलब रिसिपेंट ने सप्लायर को टैक्स पे किया, बट इसका कंफर्मेशन कब होगा? जब तक सप्लायर मतलब यहाँ पर पॉइंट क्या है, व्हाट इज द केस? केस ये है, मतलब ये पहले ये सब प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होता था, आजकल बंद हो गया है। जैसे ए और बी के बीच में बात चल रहा है, ए और बी के बीच में बात चल रहा है, ए बी को कुछ बेचा, ठीक है? सिर्फ फॉर एग्जांपल 1000 का प्रोडक्ट, 10,000 का प्रोडक्ट है, 18% का जीएसटी है। ये सप्लायर है, ये रिसिपेंट है। दिस इज सप्लायर, ये इज रिसिपेंट। नॉर्मल कॉन्सेप्ट में समझ लो सर, नॉट रिवर्स चार्ज के कॉन्सेप्ट में नहीं, नॉर्मल कॉन्सेप्ट में जो नॉर्मली होता है। खेल क्या चलता है? 10,000 का प्रोडक्ट ए ने बी को बेचा, तो 10,000 का 18% जीएसटी होता है, दैट इज 1800। ये 1800 कौन किसको पे करेगा? बोलो ना, कौन किसको पे करेगा सर? बी ए को पे करेगा। बी ए को पे करेगा ना। बी ए को पे करेगा। वेरी गुड सर। ये 1800 बी ए को पे करेगा, और ए क्या करेगा? ए क्या करेगा? गवर्नमेंट को पे करेगा। गवर्नमेंट को सबमिट करेगा। यही है ना सिस्टम? सिंपल सिस्टम है, ये सिंपल सिस्टम है। अब सवाल यही है कि बी जो ए को टैक्स पे कर रहा है, ये टैक्स तो बी का आईटीसी है। ये सर नो? बी जो ए को टैक्स पे कर रहा है, ये तो बी का आईटीसी है। ये सर नो? हाँ। अब बी तो किसी भी मूवमेंट में बोल सकता है कि भाई मेरा तो 1800 का क्लेम है। से फॉर एग्जांपल जब बी बाद में किसी और को कुछ सेल करता है और उसमें उसका जीएसटी होता है 2000, ठीक है? तो वो क्या बोलेगा? भाई मेरा तो आईटीसी है 1800 का जो मैंने ए को दिया था, और अभी मैं आपको सिर्फ 200 ही गवर्नमेंट को दूंगा। ऐसा बोल सकता है कि नहीं बोल सकता? फ्यूचर में बी भी किसी को सेल करेगा। ये सब बिजनेस टू बिजनेस है, कंज्यूमर बिजनेस टू कंज्यूमर नहीं, बिजनेस टू बिजनेस का बात चल रहा है। बी ने 2000 का किसी को सेल किया और वो बोल रहा है, या फिर हो सकता है कस्टमर को ही सेल किया, 2000 का प्रोडक्ट टैक्स कलेक्ट किया और बोल रहा है कि मेरा 1800 का पहले से का आईटीसी है। तो वो 1800 तभी क्लेम कर सकता है जब ये 1800 गवर्नमेंट के घर में ए ने जमा किया हो। जब तक ये अमाउंट ए जमा नहीं करेगा, तब तक गवर्नमेंट इनको आईटीसी क्लेम लेने नहीं देगा। बोलो सर, कुछ समझ में आया खेल? जब तक ए अपना लायबिलिटी नहीं चुकता करेगा, तब तक बी भी अपना आईटीसी क्लेम नहीं कर सकता है। इज दिस पॉइंट क्लियर? हाँ। प्रिया को समझ आ रहा है? प्रिया, thus even if the recipient has paid the tax to the supplier, his claim for ITC gets confirmed only when the supplier deposits the tax so collected by him to the government.
वन ऑफ द सिग्निफिकेंट फीचर्स ऑफ द इंडियन जीएसटी इज द मैचिंग कॉन्सेप्ट। यही जीएसटी का सबसे बड़ा रिवोल्यूशन है सर, जो वैट में नहीं हो पाता था। तब सॉफ्टवेयर का भी इतना डेवलपमेंट नहीं हुआ था, धीरे धीरे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो गया, तो ये सब कॉन्सेप्ट को बिल्ड करना बड़ा आसान हो गया। तो कहता क्या कॉन्सेप्ट क्या बोलते हैं सर, मैचिंग कॉन्सेप्ट। आईटीसी क्लेम्ड बाय द रिसिपिएंट ऑफ सप्लाई इज मैच्ड विद द टैक्स पेड बाय द सप्लायर। रिसिपिएंट वही क्लेम कर सकता है जो सप्लायर का डिपॉजिट के साथ पेड के साथ मैच करेगा। मैचिंग 6 इंश्योर दैट ओनली लेजिट आईटीसी, मतलब जो एक्चुअली लेजिट मतलब क्या, जो जिसका काम हुआ है, इज क्लेम्ड बाय द रिसिपिएंट, मतलब कुछ भी क्लेम करेगा ऐसा नहीं है, जितना एक्चुअल भी क्लेम कर सकता है, जो गवर्नमेंट के पास मिला है उसी को बोलते हैं सर। एकदम गवर्नमेंट को मिला है तो उसी को वो बोल सकता है। दिस वाज इंटेंडेड टू बी अचीव्ड थ्रू इट सोफिस्टिकेटेड ऑटोमेटेड रिटर्न फाइलिंग मैकेनिज्म। इसके कारण एक सॉफ्टवेयर बिल्ड किया गया, सोफिस्टिकेटेड ऑटोमेटेड रिटर्न फाइलिंग का सॉफ्टवेयर बिल्ड किया गया। इनिशियली पहले क्या होता था, जीएसटी लॉ प्रोवाइडेड फॉर एन इलाबोरेट सिस्टम ऑफ रिटर्न फाइलिंग। थोड़ा इलाबोरेटिव था। इलाबोरेट में क्या होता था, पहले का बात कर रहे हैं सर, मतलब जीएसटी के स्टार्टिंग लेवल में रिटर्न फाइलिंग whereby the outward supplies of a supplier uploaded in GSTR 1, मतलब GSTR 1 में सप्लायर जो भी आउटवर्ड में सप्लाई करता था उसका डिटेल GSTR 1 में देता था, और यही ऑटो पॉपुलेटेड होता था एज इनवर्ड सप्लाईज टू द रिसिपिएंट GSTR 2। GSTR 1 में सप्लायर जो भी डिटेल सप्लाई करता था सारा का सारा GSTR 1 में अपलोड करता था, और ये ऑटो पॉपुलेटेड हो जाता था GSTR 2 ऑफ द रिसिपिएंट में। एंड आईटीसी कुड बी एबेड ओनली ऑन सच मैच्ड इनवर्ड सप्लाईज। वो सप्लाईज के बेसिस में ये आईटीसी क्लेम कर सकता था जिसको जैसा है, बेसिस ऑफ GSTR 1 एंड बेसिस ऑफ GSTR 2। इस पे सप्लाई का बात चल रहा है, टैक्स पेमेंट का बात नहीं हुआ। बट ये और बाद में, और ये पूरा का पूरा खेल कॉन्सोलिडेटेड रिटर्न जब फाइल होता था GSTR 3 के थ्रू से, वो लोग ऑटो जनरेटेड होता था मोस्ट पार्ट का, एंड टैक्स लायबिलिटी फिर पे होता था। बट ये वाला सिस्टम ना, ये डिटेल्स में जो हो रहा था, सप्लाई का डिटेल्स, ये भी अपना रिसिप्ट का डिटेल सब कुछ दे रहा था, ये बाद में ऑपरेशनलाइज नहीं हो पाया। ये GSTR 1 में सप्लाई का डिटेल, GSTR 2 में ऑटो पॉपुलेटेड, ये सब डिटेल्स के थ्रू से जीएसटी पे करने का कॉन्सेप्ट ज्यादा कंप्लीट नहीं कर पाया। फिर बाद में जाके तभी बोला कि आप आईटीसी तभी क्लेम कर सकते हो जब तक पेमेंट नहीं होगा। सप्लाई के हिसाब से नहीं हो सकता, पेमेंट के हिसाब से होगा। अगर सप्लायर पेमेंट करेगा तभी आप क्लेम कर सकते हो। ठीक है, तो आज के डेट में क्या होता है, सप्लायर्स आर रिक्वायर्ड टू फाइल GSTR 1 स्टेटमेंट ऑफ डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई। ऑब्वियसली इसमें डिटेल्स भी आ गया, आउटवर्ड सप्लाई का डिटेल्स भी आ गया, द डिटेल्स ऑफ व्हिच गेट ऑटो पॉपुलेटेड इन GSTR 2A ऑफ द रिसिपिएंट फॉर व्यूइंग। ये GSTR 2A कौन देख सकता है, रिसिपिएंट दे सकता है देखने के लिए, फिर वो एक्सेप्ट करेगा। फर्दर GSTR 2B an auto drafted ITC statement, the auto drafted ITC statement is also generated for the taxpayers based on GSTR 1 filed by the supplier। ठीक है, बेसिस द अवेलेबल डिटेल्स इन GSTR 2A एंड GSTR 2B दोनों मैच करेगा द टैक्सपेयर टेक्स प्रोविजनल ITC। समझ में आ रहा है सर, GSTR 2A GSTR 2B इसीलिए लाया गया, पहले सिर्फ GSTR 1 और GSTR 2 हुआ करता था और उसी के बेसिस में टैक्स पे करना होता था। अभी GSTR 1 के हिसाब से GSTR 2A, फिर GSTR 2A के हिसाब से GSTR 2B, और फिर GSTR 3B के हिसाब से टैक्स लायबिलिटी फुलफिल करना होता है। आगे क्या होता था, GSTR 1 2 3, अभी क्या हो गया, GSTR 1 GSTR 2A GSTR 2B GSTR 3B। बोलो सर, समझ में कुछ आया? मतलब 2017 के स्टार्टिंग में ये कॉन्सेप्ट फॉलो कर रहा था, फिर बाद में कॉन्सेप्ट में चेंजेस ला दिया। बोलो सर बोलो, कुछ क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? एनी डाउट सर? एनी डाउट सर? बोलो सर আর একবার বলবেন। और एक बार बोले सर। ओके सर, चलो और एक बार बोल देते हैं। देखो सर, पुराना सिस्टम में बस ज्यादा इसको दिमाग रखने का जरूरत नहीं है, बस पुराना सिस्टम में क्या प्रॉब्लम हुआ था, जीएसटी लॉ पहले थोड़ा इलाबोरेट सिस्टम में चल रहा था। उसमें क्या कर रहा था, GSTR 1 वेयर टू बी ऑटो पॉपुलेटेड। ठीक है, मतलब कैसे ऑटो पॉपुलेटेड होता था, जीएसटी लॉ प्रोवाइडेड फॉर एन इलाबोरेटिव सिस्टम ऑफ रिटर्न फाइलिंग वेयर बाय द आउटवर्ड सप्लाईज, जो भी आउटवर्ड सप्लाई सप्लायर करता था वो GSTR 1 में अपलोड करता था, वो आप भी करता है। वेयर टू बी ऑटो पॉपुलेटेड एज इनवर्ड सप्लाई इज द रिसिपिएंट GSTR 2। ये GSTR 2 का मतलब रिसिपिएंट का जो इनवर्ड सप्लाई है, मतलब देखो अगर सप्लायर के लिए आउटवर्ड है तो फिर रिसिपिएंट के लिए इनवर्ड है ना। सप्लायर के लिए जो आउटवर्ड है, रिसिपिएंट के लिए वो इनवर्ड है। ये सर नो, ये बोलो तो था। हाँ सर। तो GSTR 1 और GSTR 2 मैच कर रहा है ना, कि भाई GSTR 1 में सप्लायर जो बोलेगा, रिसिपिएंट GSTR 2 में वो बोलेगा। एंड ITC कुड बी अवेल्ड ओनली ऑन सच मैच्ड, 1 और 2 मैच करने से ही बात बनता।
बेसिस ऑफ जीएसटीआर 1 एंड 2 ऑफ द टैक्स पेयर। और फिर जीएसटीआर 3 में कंसोलिडेटेड रिटर्न फाइल होता था जो ऑटो जनरेटेड होके मोस्ट पार्ट एंड टैक्स लायबिलिटी पे किया जाता था। ओनली 1, 2 और 3 का खेल चलता था। 1 में सप्लायर बोलेगा, जीएसटीआर 2 में रिसिपेंट बोलेगा और जीएसटीआर 3 में कंसोलिडेटेड होके जिसको टैक्स पे करना है वो टैक्स पे करेगा। यही सिस्टम पहले फॉलो होता था, बट ये ऑपरेशनलाइज नहीं हुआ। बाद में क्या हुआ, जीएसटीआर 1 अभी जो चलता है, जीएसटीआर 1 में डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज। अब यही आउटवर्ड सप्लाईज पहले ऑटो रिफ्लेक्ट कहाँ होगा, 2A में। 1 का डिटेल्स कहाँ ऑटो रिफ्लेक्ट होगा, 2A में, रिसिपेंट के व्यू के लिए। फिर रिसिपेंट उसको क्या करेगा सर, रिसिपेंट उसको एक्सेप्ट करेगा, रिसिपेंट उसको एक्सेप्ट करेगा। जैसे ही वो एक्सेप्ट करेगा तभी जाके वो मैच होगा। फिर जीएसटीआर 2B ऑटो ड्राफ्टेड होगा और उसमें आईटीसी का स्टेटमेंट रहेगा एंड ऑल्सो जनरेटेड फॉर द टैक्स पेयर्स बेस्ड ऑन जीएसटीआर 1। मतलब 2B में जो भी होगा वो एज पर जीएसटीआर 1 के हिसाब से ही होगा। और फिर वो सप्लायर जो है वो पे करेगा बेस्ड ऑन जीएसटीआर 1 जो सप्लायर पे किया था, बेसिस ऑन द डिटेल्स अवेलेबल इन जीएसटीआर 2A एंड जीएसटीआर 2B। यहाँ पर दो कॉन्सेप्ट आ गया, एक 2A भी आ गया, 2B भी आ गया। और फिर उसके हिसाब से आपने सेल्फ असेसमेंट किया अपने आईटीसी का और फिर आपने जीएसटीआर 3B में अपना टैक्स लायबिलिटी डिस्चार्ज करेगा। 1, 2, 3 के जगह 1, 2A, 2B, 3B इस तरह के कॉन्सेप्ट लाया गया। नहीं समझे तथा? স্যার 2B টা বুঝতে পারছি না। अरे 2B में क्या होता है, देख ये हम लोग 2B को तो यहाँ पर भी पढ़े थे, ये देख जीएसटीआर 1 और 2A तो यहाँ पर भी समझ गए थे। अब 2B क्या करता है, वो मैं 2B के डिटेल्स अभी तक तुम लोगों को डिटेल्स में बोला नहीं। 2B में मेनली क्या होता है कि बेसिस द डिटेल्स अवेलेबल इन जीएसटीआर 2A मतलब फर्दर जीएसटीआर 2B एंड ऑटो ड्राफ्टेड आईटीसी स्टेटमेंट। इसमें सिर्फ आईटीसी स्टेटमेंट का ऑटो ड्राफ्टिंग होता है। ऑटो ड्राफ्टिंग मतलब क्या, ड्राफ्ट मतलब किसी भी चीज को मतलब मेंटेन करना, लिखना, ड्राफ्टिंग करना। उसमें आईटीसी स्टेटमेंट ड्राफ्ट होगा कहां पर, जीएसटीआर 2B में। बट 2A में क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 2A एंड 2B? 2A में वो डिटेल्स रहेगा जो जीएसटीआर 1 में सप्लायर अपलोड करेगा आउटवर्ड सप्लाई का। जीएसटीआर 2B में आईटीसी स्टेटमेंट का डिटेल्स आएगा, इनपुट क्रेडिट का, जो 2B में आएगा। और वो जो भी 2B में आईटीसी का मतलब डिटेल्स जो भी रहेगा वो किसके बेसिस में रहेगा, बेस्ड ऑन जीएसटीआर 1 फाइल्ड बाय द सप्लायर। जीएसटीआर 1 के बेसिस में आईटीसी का क्या क्लेम है वो जीएसटीआर 2B में रिफ्लेक्ट करेगा। मतलब थोड़ा और ज्यादा क्लैरिफिकेशन हुआ यहाँ पर, थोड़ा समझ आ रहा है अभी? মানে স্যার জিএসটিআর 2B টা মানে মেইনলি আইটিসির জন্যই। एग्जैक्टली, जीएसटीआर 2B इज फॉर आईटीसी पर्पस, जिसमें सिर्फ आईटीसी का स्टेटमेंट रहता है, ऑटो ड्राफ्ट होता है उसको। मतलब जीएसटीआर 1 के जो सप्लायर का डिटेल्स है उसके बेसिस में 2B में आईटीसी का डिटेल्स अलग से अलग हो जाएगा। जैसे कि आप लोग कैलकुलेट करना तो सीख ही रहे हो ना सर, किसमें कितना आईटीसी हो रहा है नहीं हो रहा है। और वो 2B 2A दोनों का डिटेल्स मैच हो जाए उसके बेसिस में 3B के थ्रू से आप अपना टैक्स लायबिलिटी डिस्चार्ज करना। सर ये एक्चुअली अभी ये क्या है, ये एज पर प्रोविजनल आप लोग देख रहे हो, बाद में जब आप लोग प्रैक्टिस करोगे ये 2 मिनट में समझ जाओगे। जब आप लोगों को मैं रिटर्न फाइलिंग चैप्टर में आऊंगा ना तो वहां पर फॉर्म का यूज दिखाऊंगा, तो फिर उसमें आपको फॉर्म का यूज सीखने से ही आपको समझ आ जाएगा। और फिर जब आप प्रैक्टिकली करोगे सॉफ्टवेयर के हिसाब से तब और मजा आ जाएगा। ठीक है सर, हो जाएगा जो दादा? হ্যাঁ স্যার। देखो सॉफ्टवेयर यूज कर भी, जब सॉफ्टवेयर यूज करेंगे ना तब बहुत ही आसानी से समझ आ जाएगा। बस अभी याद रखो कि किसका काम कितना है ये तो पहले समझना चाहिए। फाइलिंग ऑफ रिटर्न, वही सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 क्लॉज डी फाइलिंग ऑफ रिटर्न के बारे में बात करता है। द रजिस्टर्ड पर्सन टेकिंग द आईटीसी मस्ट हैव फाइल्ड हिज रिटर्न अंडर सेक्शन 39। प्लीज याद रखिएगा 39 के हिसाब से वो अपना रिटर्न फाइल करेगा। प्रेजेंट ये समरी रिटर्न इन फॉर्म जीएसटीआर 3B में होता है, इज बीइंग फाइल्ड ऑन मंथली बेसिस। Thus, a taxpayer should file GSTR 3B to avail ITC on eligible inward supplies. ठीक है, GSTR 3B के हिसाब से वो ITC क्लेम करके अपना रिटर्न फाइल करेगा एज पर 16 सबसेक्शन 2 क्लॉज डी। बस ये थोड़ा याद रखो। बाकी जब मैं आप लोगों को रजिस्ट्रेशन वगैरह फाइलिंग के बारे में बात करूंगा ना, जीएसटी रिटर्न फाइलिंग, तो उसमें मैं फॉर्म का और डिटेल्स बताऊंगा आप लोगों को। अच्छा, और एक स्पेशल कॉन्सेप्ट है सर, गुड्स रिसीव्ड इन लॉट्स। गुड्स रिसीव्ड इन लॉट्स, लॉट्स मतलब सर, लॉट्स मतलब बाल्क। हाँ बल्क में, मतलब एट ए टाइम में सब नहीं मिलेगा,
ठीक है, एक एक करके मिलेगा, मतलब मानो कि टोटल, जैसे एक कॉन्सेप्ट समझ में आएगा सर। गुड्स जब आप लॉट में रिसीव करते हो, आईटीसी अवेलेबल ओनली ऑन रिसिप्ट ऑफ लास्ट लॉट, फर्स्ट प्रोविजन टू सेक्शन 16 सबसेक्शन 2। मतलब क्या है, इन केस द गुड्स कवर्ड अंडर इन इनवॉइस आर नॉट रिसीव्ड इन ए सिंगल कंसाइनमेंट, अगर पूरा का पूरा कंसाइनमेंट आपको सिंगल कंसाइनमेंट में नहीं मिला, बट रिसिप्ट मिला लॉट में या इंस्टॉलमेंट में, लॉट में मिलना या इंस्टॉलमेंट में मिलना सेम होता है, एक बार में पूरा का पूरा गुड्स नहीं मिल रहा है, धीरे धीरे मिल रहा है, टोटल अमाउंट पहले से डिसाइडेड है, बट आपको पूरा का पूरा सप्लाई एक ही बार में नहीं हो रहा है। आईटीसी आप क्लेम तभी कर सकते हो रिसिपेंट ऑफ द लास्ट लॉट ऑफ इंस्टॉलमेंट जब रिसीव होगा तब। देखो सर एग्जांपल देखो, क्लियर हो जाए। देखो सर ध्यान से सुनना, XYZ enters into a contract with ABC for supply of 10 metric ton of a chemical, ओके। कितना वैल्यूएशन है, 1,18,000 का, जिसमें जीएसटी कितना है, 18,000 का, जीएसटी लेके ही है 1,18,000 विद जीएसटी, दैट मींस इजी टू अंडरस्टैंड, 1 लाख का प्रोडक्ट है, 18% का जीएसटी है। इन द मंथ ऑफ ऑगस्ट, केमिकल इज टू बी डिलीवर्ड इन लॉट्स ओवर ए पीरियड ऑफ द 3 मंथ। ये जो केमिकल सप्लाई होगा एबीसी के साथ, ये 3 मंथ का सप्लाई है। एबीसी रेजेस द इनवॉइस फॉर द एंटायर अमाउंट इन अगस्त। एबीसी ने क्या किया, पूरा का पूरा अमाउंट का ही जो इनवॉइस है वो रेज कर दिया अगस्त में ही। बट सर 3 मंथ मतलब क्या है, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर में जाके खत्म होगा। हाँ सर, लास्ट इंस्टॉलमेंट कब खत्म होगा सप्लाई का, नवंबर में जाके। एंड XYZ आल्सो मेक्स द पेमेंट इन दिस सेम मंथ। अच्छा देखो, ये जो 1,18,000 का पेमेंट पूरा कर दिया था XYZ ने एबीसी को पेमेंट पूरा कर दिया, बट एबीसी की तरफ से सप्लाई अभी भी बाकी है, ठीक है। तो क्या बोलते हैं सर, ऑल्सो मेक द पेमेंट इन द सेम मंथ बट द सप्लाई इज कंप्लीटेड इन नवंबर। सप्लाई कंप्लीट कब होगा, नवंबर में। दो XYZ पेड द फुल टैक्स एज अर्ली एज अगस्त। हो सकता है कि XYZ ने पहले पेमेंट कर दिया, तो पहले पेमेंट कर दिया तो क्या पहले आईटीसी मिल जाएगा, नहीं सर। इट कैन टेक द आईटीसी ऑन द सेम ओनली ऑन रिसिप्ट ऑफ द लास्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ द केमिकल इन द मंथ ऑफ नवंबर। जब तक आपका लास्ट, क्योंकि ये लॉट में हुआ है, टोटल वैल्यूएशन 1,18,000 का था जीएसटी लेके, तो आप अपना आईटीसी क्लेम तभी कर सकते हो जब तक आपका लास्ट इंस्टॉलमेंट कंप्लीट नहीं हो जाता। मतलब लास्ट इंस्टॉलमेंट को ट्रांजैक्शन का लास्ट स्टेज माना जाता है। तो जब आपका पूरा कंप्लीट हो जाए तभी जाके आप इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन में आईटीसी क्लेम कर सकते हो, अदरवाइज आपका आईटीसी रुका रहेगा जब तक लास्ट इंस्टॉलमेंट का सप्लाई रिसीव ना कर लेते हो। बोलो सर, एनी डाउट? सर एक्चुअली क्या चल रहा है जीएसटी में, सर बिजनेस का अलग अलग जिस तरह से बिजनेस चलता है, मतलब अगर यही बेसिकली देखो, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी या कॉस्ट अकाउंटेंट, इनको हमेशा बिजनेस के बारे में ना ऑलवेज नॉलेजेबल होना चाहिए। मैं तो आपको कहता हूं कि आप हमेशा अपने घर के बगल में जितना बिजनेसमैन है सबसे बात करते रहो कि भैया आप कहाँ से सामान लाते हो, मार्केट कहाँ पर है, कितना दाम में प्रोडक्ट लाते हो, कितना दाम में मार्केट में बेचते हो, ठीक है। जीएसटी पेमेंट करते कि नहीं करते, जीएसटी देने अगर देता होता है तो कैसे देते हो, आप पूछते रहो। आप अपना बिजनेस का नॉलेज बढ़ाते रहो सर। आपके घर के अगल बगल में जहां जाओ, अगर कभी घूमने जाते हो, हर चीज में, हर जगह में बिजनेस का नॉलेज बढ़ाते रहो। जितना बिजनेस का नॉलेज बढ़ाते रहोगे आप उतना इजीली ये सब कॉन्सेप्ट को समझ पाओगे। देखो सर ये सब एग्जांपल रियल लाइफ एग्जांपल्स ही है, ठीक है, कोई किताबी एग्जांपल्स ये सब है नहीं। बट जब आप किताब के साथ रियल लाइफ को मैच कर दोगे ना सर, ठीक है, तो मजा आ जाए। इसीलिए तो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करवाया जाता है सीए को, सीएस को, सीएमए को। क्यों करवाया जाता है, बिकॉज आप जो भी पढ़ते हो उसको रियल लाइफ में आपको यूज करना पड़ेगा, तभी जाके ये सब काम आपको और आसान लगेगा। लेकिन अगर पढ़ने के टाइम पे आपको ये सब चीजें आप अगर विजुअलाइज कर पाते हो ना, व्हेन यू आर स्टडिंग, अगर आप इसको विजुअलाइज कर पाते हो तो आपके लिए पढ़ाई पढ़ाई नहीं, बहुत ही प्रैक्टिकल फीलिंग आएगा। और उसी प्रैक्टिकल फीलिंग होता है सर, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को, एक कॉस्ट अकाउंटेंट को इसी प्रैक्टिकल फीलिंग के लिए जाना जाता है सर, ठीक है। कंपनी सेक्रेटरी आप कोई आम इंसान नहीं बन रहे हो सर, पार्लियामेंट एक्ट का पढ़ाई करते हो, तो इसीलिए आप हमेशा अपने आप को प्रैक्टिकल लेवल में एकदम जबरदस्त बनाते जाओ सर। पेमेंट फॉर द इनवॉइस टू बी मेड विद इन 180 डेज। सेकेंड प्रोविजन टू सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 रीड विद रूल 37। ये थोड़ा याद रखना, बड़ा इंटरेस्टिंग है, याद रखिए सर, ये सब एमसीक्यू क्वेश्चंस भी है, ठीक है। रजिस्टर्ड पर्सन मस्ट पे टू द सप्लायर द वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विस अलोंग विद द टैक्स। मतलब अगर कोई किसी से कोई गुड्स या सर्विस लेते हैं तो उसको गुड्स का वैल्यूएशन या टैक्स के साथ विद इन 180 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस। इनवॉइस इशू के 180 दिन के अंदर उसको पेमेंट कर देना चाहिए,
कौन किसको, रिसिपिएंट को। इन द इवेंट ऑफ फेलियर, अगर आप ऐसे करने में वो नाकाम होता है, मतलब फेलियर होता है, द कॉरेस्पॉन्डिंग क्रेडिट अवेल, मतलब जो आईटीसी उनको मिलना था बाय द रजिस्टर्ड पर्सन वुड बी एडेड टू हिज आउटपुट टैक्स लायबिलिटी। मतलब जो आईटीसी मिलना था आपको, वो आईटीसी आपका आउटपुट टैक्स लायबिलिटी मतलब सेल टैक्स के साथ ऐड हो जाएगा। मतलब आईटीसी मिलने की वजह से वो आपका पेनल्टी लग जाएगा एक तरह का, और वो भी साथ में इंटरेस्ट भी लग जाएगा। इंटरेस्ट विल बी पेड एट द रेट 18% फ्रॉम द डेट ऑफ अवेलिंग क्रेडिट। जब आपका क्रेडिट अवेल करना चाहिए उस डेट से आपका इंटरेस्ट हो जाएगा टिल द डेट व्हेन द अमाउंट एडेड टू द आउटपुट टैक्स लायबिलिटी इज पेड। जब तक आपका आउटपुट टैक्स लायबिलिटी पेड नहीं हो जाता तब तक का 18% का जीएसटी लायबिलिटी लग जाएगा, सॉरी इंटरेस्ट लायबिलिटी लग जाएगा। मतलब अगर आप 6 महीने के अंदर किसी से प्रोडक्ट लेके अगर 6 मंथ 180 डेज के अंदर भी पेमेंट नहीं करते हो, वो भी विथ टैक्स, तो आपका जो आईटीसी क्लेम था ना, वो आईटीसी क्लेम आपका टैक्स लायबिलिटी के साथ ऐड कर देगा, और वो भी इंटरेस्ट के साथ। इंटरेस्ट कब तक, इंटरेस्ट 18% के हिसाब से क्रेडिट अवेलमेंट डेट के थ्रू से लेके जब तक आपका टैक्स लायबिलिटी पे नहीं हो जाता। हाउएवर once the recipient makes the payment of value of goods, जैसे ही आप पेमेंट कर देते हो along with tax he will be entitled to avail the credit again। जैसे ही आपका पेमेंट हो जाएगा फिर आपका क्रेडिट फिर से अवेल हो जाएगा। सर आपका पेमेंट जब तक नहीं होगा आपका क्रेडिट के ऊपर क्रेडिट तो मिलेगा ही नहीं, पेमेंट करोगे तभी क्रेडिट रहेगा, पेमेंट नहीं करोगे तो क्रेडिट कभी नहीं, विदाउट एनी टाइम लिमिट। ठीक है, इसके ऊपर कुछ डिस्कशंस करेंगे आगे, ठीक है, तो और थोड़ा समझ में आएगा। इन केस पार्ट पेमेंट हैज बीन मेड, अ प्रोपोर्शनेट क्रेडिट वुड बी अलाउड, मैं आपको आगे बताता हूं। लेकिन सर ये जो 180 दिन का खेल है ना सर, कि किसी भी रिसिपेंट को गुड्स रिसीव करने के बाद विथ टैक्स का जो लायबिलिटी है, मतलब गुड्स का दाम और साथ में टैक्स लायबिलिटी 180 दिन के अंदर पे करना चाहिए। बट कुछ केसेस में ऐसा है जिसके लिए ये एप्लीकेशन नहीं होता, जैसे कि अगर सप्लाईज ऑन विच टैक्स इज पेबल अंडर रिवर्स चार्ज, अगर सप्लाई रिवर्स चार्ज के केस में है, मतलब रिवर्स चार्ज किसके केस में होता है, जैसे ट्रांसपोर्टर के केस में होता है, फॉरेन ट्रांजैक्शन के केस में, अगर आप किसी फॉरेनर के थ्रू साथ कोई ट्रांजैक्शंस कर रहे हो, सप्लायर फॉरेन में बैठा हुआ है, आप इंडिया में बैठे हुए हो, तो यहाँ पर आप कौन हो, आप आरसीएम हो, आप रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के थ्रू से रिसिपिएंट हो। तो इन दैट केस ये जब रिवर्स चार्ज के केस में ये 180 दिन का खेल अप्लाई नहीं होता। डीम्ड सप्लाईज विदाउट कंसिडरेशन, डीम्ड सप्लाई हो गया, कोई कंसिडरेशन रिसीव नहीं हुआ, ऐसे केसेस में एडिशन मेड टू वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑन अकाउंट ऑफ सप्लायर्स लायबिलिटी इन रिलेशन टू सच सप्लाईज बीइंग इनकर्ड इन द रिसिपेंट ऑफ द सप्लाई। कुछ एग्जांपल के थ्रू से समझते हैं, ज्यादा मजा आएगा। देखो देखो सर ध्यान से देखो, ड्यू टू ए क्वालिटी डिस्प्यूट, एक रियल कॉन्सेप्ट है, क्वालिटी डिस्प्यूट के कारण पीजेडपी लिमिटेड विदहेल्ड पेमेंट, पेमेंट रोक दिया, किसी को पेमेंट करना था, किसी कंपनी को पेमेंट करना था ऑन ए मशीन सप्लाइड बाय ए वेंडर सेलर, ओके, टिल इट कुड बी रेक्टिफाइड। मतलब वो बोल रहा है कि भाई मैं पेमेंट आपका रोक के इसलिए रखा हूँ, पीजेडपी बोल रहा है कि भाई मैं आपका पेमेंट इसलिए रोक के रखा हूँ क्योंकि क्वालिटी डिस्प्यूट है, आप जब तक इसको रेक्टिफाई नहीं कर लेते तो मैं आपको बाकी पेमेंट नहीं करूंगा। बोलो सर कॉन्सेप्ट को समझ में आ रहा है आपको? हेलो सर प्लीज टेल मी, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? आप जब तक मेरा क्वालिटी इश्यूज को ठीक नहीं करते हो मैं आपको पेमेंट नहीं करूंगा, ये बात समझ में आया सबको? है सर। अब सर ऐसा करते करते क्या हो गया, पेमेंट तो आपने रोक दिया, लेकिन सर रूल क्या बोलता है, ओवर 180 डेज वेंट बाय दिस डिस्प्यूट, 180 दिन हो गया डिस्प्यूट का, तो डिस्प्यूट क्लियर मतलब रेक्टिफाई नहीं हुआ तो पीजेडपी ने पेमेंट भी नहीं किया, प्रॉब्लम रेक्टिफाई नहीं हुआ तो पीजेडपी लिमिटेड पेमेंट भी नहीं किया। अब क्रेडिट जो था उनका मतलब सेल के ऊपर बेस करके, पेमेंट सॉरी परचेस के ऊपर बेस करके, द क्रेडिट टेकन बाय पीजेडपी ऑन द इनवॉइस गॉट एडेड टू द आउटपुट टैक्स लायबिलिटी। अब इस पर्टिकुलर परचेस को लेके जो क्रेडिट था वो क्रेडिट क्या हो जाएगा, अभी वो उसका आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ऐड हो जाएगा और पीजेडपी एंड दस इट हैड टू पे बैक द क्रेडिट, उसको क्रेडिट पे बैक करना पड़ेगा ओनली आफ्टर द वेंडर रेक्टिफाइड द मशीन। उसको कब पे बैक होगा, जब वेंडर रेक्टिफाई करेगा मशीन को और साथ में पीजेड भी आपका पेमेंट रिलीज करेगा। जैसे ही वेंडर रेक्टिफाई करेगा और पीजेड भी अपना पेमेंट को रिलीज करेगा तब उसको पीजेड को क्रेडिट फिर से मिलेगा। बट जब तक वो पेमेंट रिलीज नहीं करता है तब तक उसका आउटपुट टैक्स लायबिलिटी के साथ क्रेडिट को ऐड कर दिया जाएगा, साथ में इंटरेस्ट भी लग जाएगा सर 18% के हिसाब से, तब तक के लिए जब तक पेमेंट नहीं हो जाता। बोलो सर एनी डाउट, कॉन्सेप्ट क्लियर है? कोई सवाल है तो करो सर, किसी के मन में सिली से सिली क्वेश्चन है तो भी पूछ सकते हो। नंदिनी, दित्सा, आस्था, प्रियोतमा, मैं सभी को पूछ रहा हूँ, बोलो सर।
ज्योति का आवाज नहीं आ रहा, ज्योति बोलो, क्लियर है? हाँ सर। सभी को क्लियर है ना सर? मैं आगे बढ़ सकता हूँ इसका मतलब? नहीं বোঝা যাচ্ছে नंदिनी, বল। हाँ सर। Okay. If depreciation claimed on tax component, सर इंटरेस्टिंग फैक्ट है, इनकम टैक्स के साथ कनेक्टेड पॉइंट है। सर आप लोगों को पता है कि इनकम टैक्स में डिप्रिसिएशन क्लेम करने से टैक्स कम होता है? जो लोग इनकम टैक्स का मतलब मैक्सिमम कंप्लीट कर चुके हो, जो लोग अभी स्टार्ट कर रहे हो शायद थोड़ा टाइम लगेगा समझने में। एक या फिर जो लोग फाइनेंस पढ़ते हो उनको भी पता है, बिकॉज मैं फाइनेंस में भी ना, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में भी इसका बहुत सारा बात करता रहता हूँ। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में भी ये इसका बारे में मैं बहुत बात करता हूँ। रोशनी को पता होगा चाहिए, ज्योति को भी पता होना चाहिए। डिप्रिसिएशन टैक्स शील्ड, हाँ मौसमी समझ में आ रहा है सर? डिप्रिसिएशन टैक्स शील्ड, क्या सर बोलो ना, डिप्रिसिएशन टैक्स शील्ड समझ में आ रहा है कि डीटीएस? अभी तो फाइनेंस में ही चल रहा था, जो लोग फाइनेंस क्लास करते हो उनको पूछ रहा हूँ सर। क्लियर हाँ रोशनी, सर। है ना? तो ये डीटीएस होता क्या है सर? देखो सर सिंपल बात है, आप लोग बचपन से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो बिल्ड करना जानते हो ना, पीएल अकाउंट यू ऑल नो। पीएल में क्या होता है सर? पीएल अकाउंट में आप इधर कुछ इनकम करते हो, ठीक है, सेल वगैरह करके आप इनकम करते हो, मैं बस इनकम लिख रहा हूँ इस पे, ठीक है। सपोज आपने 10 लाख का इनकम किया सेल करके, ठीक है, और इधर आपका एक्सपेंसेस है, मैं मान के चलता हूँ कुछ एक्सपेंसेस, नॉर्मल एक्सपेंसेस है आपका 3 लाख का, लेकिन सर आपके पास कुछ मशीनरीज भी है, एसेट्स है, मतलब एसेट का क्या करते हो, डायरेक्ट एसेट बोल के लिख देते हो कि एसेट का डेप्रिसिएशन लिखते हो? क्या प्रॉफिट और लॉस अकाउंट तो में एसेट का? डेप्रिसिएशन। हाँ ऑब्वियसली सर, एसेट कभी डायरेक्ट चार्ज नहीं होता, चाहे वो कितना भी दामी एसेट हो या कितना भी सस्ता एसेट हो सकता है एसेट चीप हो सकता है एसेट महंगा हो, बट एसेट का हमेशा डिप्रिसिएशन ट्रीट होता है एवरी ईयर का, एवरी ईयर का। तो डिप्रिसिएशन लेने से क्या होता है, सपोज आपका एक 1 लाख का एसेट है, उसका डिप्रिसिएशन 10% है, ठीक है, या फिर चलो आपका 5 लाख का एसेट है, 5 लाख का एसेट है, उसका डिप्रिसिएशन 10% है, कितना हो जाएगा सर 5 लाख का 10%? 50,000 ना, बोलो ना सर, 50,000 ना। हाँ सर। यस सर। तो देखो सर आपका एसेट रहने के कारण और उसको डिप्रिसिएशन के कारण आपका इनकम कम होगा, तो 10 लाख में से 3 लाख का एक्सपेंसेस है और साढ़े तीन लाख कितना हो जाता है सर आपका प्रॉफिट? 7.5 या 6.5? 6.5। 6.5 सर, 6.5 लाख। सर अगर ये मेरा अगर 50,000 का डेप्रिसिएशन में इधर क्लेम ना करता तो फिर कितना हो जाता? 7 लाख। तो मैं मान के चलता हूँ सर आप एक बिजनेसमैन हो और आप पे कंपनी है आपका, तो 7 लाख पे टैक्स कितना होता है? 30% मान के चलते हैं सर, कितना हो जाएगा? 2,10,000। लेकिन अभी नेट प्रॉफिट आपका कितना हो गया? 6.5 लाख, इस पे 30%, तो आपका कुछ टैक्स बच जाएगा कि नहीं बचेगा? ड्यू टू डिप्रिसिएशन कुछ टैक्स आपका बचता है कि नहीं बचता है सर? हाँ सर। हाँ सर। तो यहीं पर खेल यही है सर कि बोलता है कि इफ डिप्रिसिएशन क्लेम्ड ऑन टैक्स कंपोनेंट आईटीसी नॉट अलाउड। अगर आप एसेट पे डिप्रिसिएशन लेते हो बिजनेस पे, तो आप मतलब जिस पर्टिकुलर कंपोनेंट पे आप डिप्रिसिएशन क्लेम करोगे, आप उस पे आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते। बिजनेस अगर किसी एसेट को खरीद के लाता है उसका आईटीसी भी क्लेम कर सकता है ना सर? कि मैंने इतने का टैक्स देके आया, ठीक है, आपने कोई एसेट लेके आया बिजनेस के लिए, तो वो भी आप क्लेम करोगे ना। एसेट का या तो एसेट का डिप्रिसिएशन क्लेम करो या तो एसेट का आईटीसी क्लेम करो। अब आईटीसी का हिसाब तो यहाँ नहीं दिखाएंगे, टैक्स पेमेंट के टाइम पे दिखाएंगे, उसका अलग अकाउंट्स होता है, लेकिन पीएल में तो आप एसेट का डिप्रिसिएशन करोगे। मतलब सिंपल बात है, एसेट आपने किस लिए लाया? बिजनेस के लिए लाया, एसेट आपके बिजनेस के लिए है, बट अगर आप बिजनेस के लिए ला रहे हो उसका आईटीसी आप क्लेम कर सकते हो, एकदम क्लेम कर सकते हो, आईटीसी कैन बी क्लेम्ड। बट पॉइंट इज दैट इफ डिप्रिसिएशन क्लेम्ड देन आईटीसी कांट, बट इफ आईटीसी क्लेम देन डिप्रिसिएशन कांट, किसी एक को लेके चलना पड़ेगा।
याद रखिएगा सर, बड़ा ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है। सेक्शन 16 सबसेक्शन 3 सिखाते हैं आपको। If the person taking the ITC on capital goods and plant and machinery has claimed depreciation on the tax component of the cost of the said items under the Income Tax Act 1961, the ITC on the said tax component shall not be allowed. Thus, in respect of the tax paid on such items, dual benefit cannot be claimed. दो बेनिफिट, दो तरह का बेनिफिट नहीं मिलेगा। मतलब इनकम टैक्स में भी बेनिफिट लेना है, जीएसटी लॉ में भी बेनिफिट लेना है, एसेट एक ही है, सेम एसेट पे दो बेनिफिट नहीं मिलेगा। इन अदर वर्ड्स, either depreciation on the tax component can be claimed under Income Tax Act और ITC of such tax paid can be availed under GST law। या तो GST लॉ के हिसाब से ITC क्लेम करो या फिर इनकम टैक्स के हिसाब से डेप्रिसिएशन क्लेम करो। दोनों में से जो आपको ज्यादा बेनिफिट दे आप वो क्लेम करो सर। दोनों में से जो आपको ज्यादा बेनिफिट दे आप वो क्लेम करो। बोलो सर, कुछ बात समझ में आया कि नहीं आया? স্যার ডেপ্রিসিয়েশন তো এভরি ইয়ারই ক্লেম করে আর আইটিসি তো একবার ক্লেম করবে। हाँ सर, बात समझो, क्यों आईटीसी एक बार क्यों क्लेम करेगा? डिप्रिसिएशन हर साल जैसे एसेट का होता है ना, डिप्रिसिएशन देखो सर, आज कंपनी के लेवल में क्या होता है ना, कंपनी का क्वार्टर रिजल्ट होता है, कंपनी अपना क्वार्टर फाइनेंशियल निकालते हैं, ठीक है। तो आपका एक मशीन है, ठीक है, आप बिजनेस के लिए मशीन खरीदते हो और मशीन पे आपका जो भी मशीन का कॉस्ट है, उस मशीन के कॉस्ट पे आपने मशीन खरीदने के टाइम पे आपने टैक्स दिया, उस टैक्स पे मतलब टैक्स मतलब जीएसटी दिया, उस जीएसटी का अमाउंट आप आईटीसी क्लेम कर सकते हो। और मशीन नॉर्मली लाते हो तो आप बिजनेस में उसका डिप्रिसिएशन भी क्लेम कर सकते हो। अब ये जब आपका एवरी क्वार्टर में आपका अकाउंट मेंटेन होता है या एवरी ईयर, जो देखो सर, अगर क्वार्टरली मेंटेन होता है तो क्वार्टरली, मंथली होता है तो मंथली, डिपेंड करता है बिजनेस टू बिजनेस, किसके लिए मंथली है, किसके लिए क्वार्टरली है, किसी किसी के लिए एनुअल भी है, ठीक है। एसेट एक ही है, सेम एसेट पे अगर आप डिप्रिसिएशन क्लेम कर लिया, एसेट पे अगर आपने डिप्रिसिएशन क्लेम कर लिया, देन यू कांट टेक आईटीसी। बात कुछ समझ में आया सर? लेकिन अगर आपने डिप्रिसिएशन क्लेम नहीं किया, देन इन दैट केस आप जो जीएसटी देके जो आपने आईटीसी लाया था वो आईटीसी क्लेम कर सकते हो। नहीं समझे सर? बोलता था, বোঝা যাচ্ছে না? না স্যার। হ্যাঁ না কেন, কি প্রবলেম বল? প্রবলেম তো বল, তবে তো বলবো কি মুশকিলটা কি হচ্ছে। স্যার যেমন এভরি ইয়ার যেন যদি ইয়ারলি হয় তাহলে প্রত্যেক ইয়ারেই তো একটা মেশিনের উপর ডেপ্রিসিয়েশন চার্জ হয় যতদিন একটা মেশিনের লাইফ লাইন আছে, মানে যতটা লাইফ টাইম আছে মেশিনটার। হুম। তো কিন্তু আইটিসি তো স্যার একবারই, মানে কিনেছে তো একবার, তো আইটিসি তো ও একবারই চার্জ আচ্ছা করছে। আচ্ছা, আমি তোর কোশ্চেনটা এবারে বুঝতে পেরেছি, এবারে বুঝতে পেরেছি। जस्ट अ सेकंड रुक, इसके लिए थोड़ा सा मतलब अकाउंट्स का चर्चा थोड़ा ज्यादा होना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन मैं समझ गया तेरा सवाल। से फॉर एग्जांपल एक मशीन है, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज वगैरह में क्या होता है ना सर, करोड़ों का मशीन होता है कि नहीं होता? सपोज एक मशीन है, उसका दाम है 10 करोड़ का, ठीक है, या 1 करोड़ का, या आप जो भी समझो सर। तो 10 करोड़ के मशीन का अगर जीएसटी है 18%, कितना हो जाएगा सर? ऑलमोस्ट 1.8 करोड़। ये 1.8 करोड़ आपका आईटीसी है, लेकिन सर ये 1.8 करोड़ आप एट ए टाइम क्लेम नहीं कर सकते। इसको आपको परसेंटेज वाइज राइट ऑफ करने का मौका मिलता है, वो एज पर अकाउंट सिस्टम में होगा, उसको धीरे धीरे राइट ऑफ करने का मौका मिलेगा, एट ए टाइम में नहीं। जैसे डिप्रिसिएशन, अब 10 करोड़ का मशीन में अगर आपको मशीन का डिप्रिसिएशन है एनुअल 10% करके, आप अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या 10 करोड़ का मशीन का डिप्रिसिएशन अगर मानो कि मशीन पे क्या बोलूँ सर, मतलब से फॉर एग्जांपल 10 करोड़ का मशीन है तो क्या मशीन का कॉस्ट पूरा एक बार में तो चार्ज नहीं कर सकते, तो इस पे 10% का डिप्रिसिएशन एनुअल है, ठीक है। अब ये 10% का अमाउंट होता है सर ऑलमोस्ट 1 करोड़ का ना, हाँ सर, 10 करोड़ का 10%, हाँ 1 करोड़ का। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अब अगर ज्यादा डिप्रिसिएशन चार्ज हो जाएगा ना, तो फिर अकाउंट्स आपको रोकेगा, उसके लिए अकाउंट्स में प्रोविजंस होगा, ठीक है। तो वो क्या करेगा कि ये पूरा का पूरा अमाउंट आपको एट ए टाइम नहीं देगा, उसको आपको कुछ समय दे देगा कि अगला 5 साल में आप इसको राइट ऑफ कर सकते हो, या फिर 4 साल में राइट ऑफ कर सकते हो। ये डिपेंड करता है सर, अलग अलग और भी आगे आगे जब और एडवांस হ্যাঁ लेवल স্যার, में। এটা তো বিপিতে আমরা করেছি। एग्जैक्टली उसी कंसेप्ट में होगा, मतलब डिप्रिसिएशन भी आप राइट ऑफ कर सकते हो अगला 5 साल में, अगला 4 साल में, सिमिलरली
सिमिलरली आईटीसी को भी अगर आप क्लेम करोगे ना तो एट ए टाइम में क्लेम थोड़ी ना करने देगा आपका पूरा का पूरा अमाउंट, तब तो गवर्नमेंट को टैक्स ही नहीं मिलेगा। सपोज आपने बिजनेस किया और आपने कोई एसेट भी खरीदा और एसेट का वैल्यूएशन बहुत हाई है और उसका जीएसटी अमाउंट भी बहुत हाई है, तो अगर आपको एट ए टाइम में 1.8 करोड़ के आसपास का आईटीसी आ जाते तो फिर तो आपको बहुत दिन को टैक्स नहीं देना पड़ेगा, ऐसा नहीं होगा। इसका कुछ परसेंटेज आपको बना के देगा, ठीक है। और आगे जाके मैं अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको जरूर कराऊंगा सर। कॉन्सेप्ट बड़ा ही सिंपल है, मतलब आपका आईटीसी भी आपको स्लोली राइट ऑफ करने का मौका मिलेगा, एट ए टाइम में नहीं मिलेगा सर। मतलब तब तो गवर्नमेंट टैक्स ही कलेक्ट नहीं कर पाएगा, तब तो सारा का सारा तो आईटीसी में ही चला जाएगा और आपको रिफंड देना पड़ेगा सर गवर्नमेंट को, है ना। सोचना कि मतलब एक ही कॉन्सेप्ट हो गया, तो वही देखना पड़ेगा कि किसी पर्टिकुलर टैक्स पीरियड में, जिस पीरियड में टैक्स कलेक्शन हो रहा है उस पर्टिकुलर पीरियड में आईटीसी का अमाउंट कितना है और डिप्रिसिएशन का अमाउंट कितना है। तो देखना पड़ेगा कि आप देख लो कि आपके एसेट में डिप्रिसिएशन कितना आपका हो रहा है और अगर आईटीसी का अमाउंट है तो वो कितना हो रहा है किसी पर्टिकुलर टैक्स पीरियड में। नॉर्मल कॉन्सेप्ट ये है कि 16 सब्सेक्शन 3 आपको ये कहता है कि अगर कैपिटल गुड्स, गुड्स कैसा कैपिटल गुड्स कितना है, क्या है सर, नॉर्मल गुड्स नहीं, कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स मतलब प्लांट मशीनरी, वही मैं आपको बोल रहा ना, प्लांट मशीनरी। तो प्लांट मशीनरी में अगर आप किसी पर्टिकुलर टैक्स कंपोनेंट के ऊपर जब आप ले रहे हो तो उसमें अगर आप डिप्रिसिएशन ले रहे हो तो फिर आप आईटीसी नहीं ले सकते, और अगर आप आईटीसी ले रहे हो उस पर्टिकुलर पीरियड में अगर है तो ठीक है, अगर आईटीसी लोगे तो फिर डिप्रिसिएशन क्लेम नहीं कर सकते। मतलब एट ए टाइम में डबल बेनिफिट नहीं मिलेगा। अब हो सकता है कि बाद में आपका आईटीसी क्लेम खत्म हो गया बट उसके बाद आप डिप्रिसिएशन क्लेम ले लो ना, हो सकता है ना तुम्हारा आईटीसी क्लेम खत्म हो गया, ठीक है खत्म होने दो, जब आईटीसी क्लेम खत्म हो जाएगा फिर बाद में जब आपका बिजनेस चलता जाएगा डिप्रिसिएशन लेते जाना। लेकिन सिंगल टाइम पे आप एक ही एसेट के ऊपर दोनों क्लेम नहीं कर सकते। आप समझ में आ रहे हैं? तथा बोल হ্যাঁ স্যার। বোঝা গেল ব্যাপারটা? একটা অ্যাসেট তো অনেক দিন চলবে, अब অ্যাসেটের আইটিসি কতদিন তুই ইউজ করতে পারছিস সেটার উপর ডিপেন্ড করছে, কতদিন তুই অ্যাসেটটাকে অ্যাডজাস্ট করতে পারছিস আইটিসিটাকে। अब आईटीसी जितना देर तक एडजस्ट कर पाओगे उतना दिन तक एडजस्ट करते चलना, जब आईटीसी खत्म हो जाए तब डिप्रिसिएशन ही यूज कर लेना, या फिर अगर डिप्रिसिएशन में ज्यादा बेनिफिट है आईटीसी में बेनिफिट कम है तो मत लो। देखो सर एसेट बेचना तो एसेट एसेट तो आपका डेली का काम नहीं है ना सर, एसेट तो बिजनेस में कभी कभार आता है, 5 साल 10 साल में एक बार, रोज रोज का तो खेल एसेट नहीं करता है। तो जब होगा तब देखा जाएगा, तब उसका देखना पड़ता है किस में बेनिफिट है किस में नहीं है। बट लॉ कहता है कि आप एट ए टाइम में दोनों बेनिफिट एक साथ दोनों लॉ का नहीं ले सकते सेम कंपोनेंट में, सेम कंपोनेंट में एट ए टाइम में इनकम टैक्स का बेनिफिट, एट ए टाइम में जीएसटी का बेनिफिट यू कांट टेक। बात कुछ पल्ला पड़ा सर? হ্যাঁ স্যার। टाइम लिमिट फॉर अवेलिंग आईटीसी, आईटीसी अवेल करने का कुछ टाइम लिमिट भी होता है। उसका टाइम लिमिट बताते हैं सर, ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न फॉर द मंथ ऑफ सितंबर ऑफ सक्सीडिंग फाइनेंशियल ईयर, मतलब नेक्स्ट ईयर के सितंबर के अंदर, और डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न, एनुअल रिटर्न का जो डेट है उसमें से जो पहले होगा, सक्सीडिंग फाइनेंशियल ईयर का सितंबर के अंदर दे दो या फिर आपका जो एनुअल फाइल रिटर्न फाइलिंग का जो डेट है उसके अंदर, दोनों में से जो पहले होगा वो आपका डेट होना चाहिए। सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 आपको ये बताता है। अब इसके लिए एक एग्जांपल देखने से ज्यादा समझ में आता है सर। आईटीसी ऑन इनवॉइस पर्टेनिंग टू फाइनेंशियल ईयर और डेबिट नोट्स, आईटीसी कैसे मिलता है आपको? डेबिट नोट के थ्रू से मिलता है। रिलेटिंग टू इनवॉइस पर्टेनिंग टू ए फाइनेंशियल ईयर कैन बी अवेल्ड एनी टाइम टिल द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न फॉर द मंथ। तो मैं अभी फाइलिंग ऑफ रिटर्न का चैप्टर आप लोगों को कराया नहीं, उसमें मैं आपको डिफरेंट रिटर्न फाइलिंग का डेट के बारे में बताऊंगा, जीएसटी के बारे में, तो उसमें आपको और थोड़ा क्लैरिटी लगेगा। लेकिन करंट इतना समझ लो सर, टिल द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न फॉर द मंथ ऑफ सितंबर फॉर द सक्सीडिंग, मतलब 2019-20 का अगर कुछ हिसाब किताब है तो 2021 का सितंबर के अंदर उसका हिसाब होगा, और द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ द रिलेवेंट एनुअल रिटर्न, मतलब जो भी आपका एनुअल रिटर्न का फाइलिंग डेट है उसके हिसाब से जो पहले होगा उसके अंदर आपको देना पड़ेगा। इट मे बी नोटेड दैट रिटर्न फॉर द मंथ ऑफ सितंबर इज टू बी फाइल्ड, जो आपका सितंबर रिटर्न फाइलिंग है ना वो फाइल करना चाहिए आपको 20th अक्टूबर, एंड एनुअल रिटर्न ऑफ ए फाइनेंशियल ईयर इज टू बी फाइल्ड बाय 31st दिसंबर। अब बात समझ रहे सर? सितंबर का जो रिटर्न फाइलिंग का डेट है वो है नॉर्मली 20th अक्टूबर, और एनुअल रिटर्न फाइलिंग का जो फाइनेंशियल ईयर का डेट है वो है 31st दिसंबर, ओके, ऑफ द सक्सीडिंग फाइनेंशियल ईयर। सो द अपर टाइम लिमिट फॉर टेकिंग आईटीसी, अपर टाइम लिमिट फॉर ITC is 20th October of the next financial year or the date of filing of annual return, whichever is earlier.
तो द अंडरलाइंग रीजनिंग फॉर दिस रेस्ट्रिक्शन इज दैट नो चेंज इन रिटर्न इज परमिटेड। अगर आप रिटर्न में कुछ चेंज करना चाहते हो आफ्टर सितंबर ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का सितंबर के अंदर जो भी चेंज करना है वो कर लो। मतलब कॉन्सेप्ट इज दैट the underlying reasoning for this decision is that no change in return is permitted after September of next financial year. फाइनेंशियल ईयर के सितंबर के अंदर जो चेंज करना है कर लो, उसके बाद आप कोई भी चेंज फाइलिंग में चेंज नहीं कर सकते। इफ एनुअल रिटर्न इज फाइल्ड बिफोर द मंथ ऑफ सितंबर देन नो चेंज कैन बी मेड आफ्टर फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न। अगर आप सितंबर से पहले चेंज कर लेते हो तो फिर एनुअल रिटर्न के बाद आप और कुछ चेंज नहीं कर सकते, तो एनुअल रिटर्न के अंदर आपको चेंज करना पड़ेगा। तो नॉर्मली फाइनेंशियल ईयर का जो डेट है दैट इज 31 दिसंबर, लेकिन नेक्स्ट ईयर सितंबर तक आपको डेट देता है जिसका फाइनल डेट है 20 अक्टूबर का। मतलब रिटर्न फाइलिंग सितंबर मंथ का रिटर्न फाइलिंग 20 अक्टूबर के अंदर करना पड़ेगा। तो 20 अक्टूबर के अंदर जो चेंज करना है कर लो, उससे पहले नहीं कर सकते। इसका एक एक्सेप्शन है, द टाइम लिमिट अंडर सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 डज नॉट अप्लाई टू क्लेम फॉर रीअवेलिंग ऑफ क्रेडिट दैट हैव बीन रिवर्स्ड अर्लियर। जो पहले रिवर्स होगा उसका बाद में आपको नहीं मिलेगा। मतलब टाइम लिमिट अंडर सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 डज नॉट अप्लाई टू क्लेम फॉर रीअवेलिंग ऑफ क्रेडिट। मतलब देखो सर, मतलब ये रिटर्न फाइलिंग के साथ ना आपका क्रेडिट का बड़ा संयोग है। मतलब अगर आप रिटर्न फाइल एक बार कर देते हो तो फिर इसी का डेटा आपको फ्यूचर में काम आएगा और उसी के बेसिस में आपका क्रेडिट वगैरह क्लेम होगा, है ना सर। इसलिए अगर आप कुछ भी चेंज वगैरह करना चाहते हो, आपके परचेस में सेल में कुछ चेंजेस हुआ है, सप्लाई में बाइंग में जो भी चेंजेस हुआ है, उसका डेटा आपको टाइम में देना पड़ेगा। अगर आप टाइम पे नहीं करते तो फिर उसका जो बेनिफिट है वो आपको नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, आपको थोड़ा हेल्प कर सकता है, हरक्यूलिस मशीनरी। बाकी सर देखो यहाँ पर रिटर्न फाइलिंग का डिटेल्स मैं आपको रिटर्न फाइलिंग चैप्टर में जब बताऊंगा ना तो आपको और थोड़ा क्लैरिटी मिलेगा। बट फिलहाल आपको बस थोड़ा डेट याद रखना है कि या तो एनुअल जो रिटर्न फाइलिंग डेट है या फिर सितंबर मंथ का जो रिटर्न फाइलिंग है, दोनों में से जो पहले होगा वो आपका डेट होना चाहिए। ठीक है, रिटर्न फाइलिंग का उसके अंदर आपको चेंज करना चाहिए। हरक्यूलिस मशीनरी डिलीवर्ड ए मशीन टू XYZ इन द मंथ ऑफ जनवरी अंडर इनवॉइस नंबर 49। डेट कब है सर? 28 जनवरी 2000 जनवरी फॉर 4,15,000 का। कितने का है सर? प्लस जीएसटी 4,15,000 और उसके ऊपर जीएसटी। ठीक है, एंड अंडरटुक ट्रायल रन्स एंड कैलिब्रेशन ऑफ द मशीन एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ XYZ। द अमाउंट चार्जेबल फॉर द पोस्ट डिलीवरी एक्टिविटीज वाज कवर्ड इन ए डेबिट नोट। अगर डिलीवरी के बाद कुछ हुआ है तो उसके लिए डेबिट नोट भेजा गया है। ठीक है, हरक्यूलिस मशीनरी जो मशीन XYZ को दिया है, अगर कुछ मतलब पोस्ट डिलीवरी के बाद कुछ एक्टिविटी हुआ है तो उसका डेबिट नोट के थ्रू से रेज किया है इन द मंथ ऑफ अप्रैल, जिसका अमाउंट कितना हुआ सर? 50,000 प्लस जीएसटी। ठीक है, जनवरी 28 को मशीन दिया 4,15,000 का। डिलीवरी के बाद और भी कुछ खर्चा हुआ जिसके लिए डेबिट नोट रेज किया। किसने? हरक्यूलिस मशीनरी ले। किसके लिए किया? XYZ के ऊपर किया। ठीक है, बाद में जो डिलीवरी डेबिट नोट बनाया कुछ डिलीवरी पोस्ट डिलीवरी एक्टिविटीज के लिए, जिसका अमाउंट है सर 50,000 प्लस जीएसटी। XYZ did not file its annual return till the month of October। मंथ ऑफ अक्टूबर के अंदर अभी भी इसने रिटर्न फाइल नहीं किया। ठीक है, जिस पर्टिकुलर ईयर में चल रहा है। दो द डेबिट नोट इज रिसीव्ड इन द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। डेबिट नोट कब रिसीव हुआ सर? नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में। ठीक है, इट रिलेट्स टू एन इनवॉइस रिसीव्ड इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। लेकिन ये जो डेबिट नोट मिला है 50,000 प्लस जीएसटी का, ये प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का है। Therefore, the time limit for taking ITC availing of, मतलब ये जो 50,000 का जो खेल है जो पिछला साल का है, एज वेल एज 4,15,000 का जो हिसाब है, इसको अगर जो भी आपको करना है ये आपको 20 अक्टूबर, जो आपका अर्लियर ऑफ द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ द एनुअल रिटर्न फॉर द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर और द रिटर्न फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। मतलब ये 20 अक्टूबर आपका सितंबर डेट का भी रिटर्न फाइलिंग का डेट है और पिछला साल का भी डेटा जो भी आपको करना है आपको 20 अक्टूबर के अंदर इसको यूज कर लेना पड़ेगा। इसके बाद आप इसको यूज नहीं कर सकते। सर कुछ समझ में आया या कुछ डाउट रह गया? कुछ समझ आया कि डाउट रह गया? सर बोलो, जो भी है बोलो ना सर। आज कुछ पल्ला पड़ा कि नहीं पड़ा या फिर डाउट है? सर बोलो सर बोलो। दिसंबर का एनुअल रिटर्न फाइल करना तो बाकी था ना, फिर क्यों अक्टूबर तक ही अवेल कर सकता है? देखो जो अर्लियर है, आपको अगर टाइम लिमिट फॉर अवेलिंग आईटीसी, अगर आप आईटीसी अवेल करना चाहते हो, पॉइंट क्या है, आईटीसी अवेल करने का लिमिट बता रहे हैं यहाँ पर। आईटीसी अवेलिंग का लिमिट बता रहे हैं, रिटर्न फाइलिंग का लिमिट नहीं, आईटीसी अवेलिंग का लिमिट।
ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न फॉर द मंथ ऑफ सितंबर ऑफ सक्सीडिंग फाइनेंशियल ईयर और द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न व्हिच एवर इज अर्लियर। जो पहले होगा उसी के अंदर आपको आईटीसी अवेल करना पड़ेगा। आप पहले कॉन्सेप्ट को समझ लो। ITC on invoice pertaining to a financial year or a debit note relating to an invoice pertaining to a financial year can be availed any time till the due date of filing of the return of the month of September of the succeeding financial year or the date of filing of relevant annual return whichever is earlier. It may be noted that return for the month of September is to be filed by 20th October and annual return of a financial is to be filed by 31st December of the succeeding financial year. So upper time limit for taking ITC is 20th October. ये तो नॉर्मल रूल ही आपको बता रहा है। आपका अपर टाइम लिमिट क्या है? 20 अक्टूबर के अंदर ही करना पड़ेगा। जो अर्लियर है 31 दिसंबर पहले है कि 20 अक्टूबर पहले है? ऑब्वियसली 20 अक्टूबर पहले है। तो जो भी आईटीसी आपको क्लेम करना है आपको 20 अक्टूबर के अंदर करना पड़ेगा सक्सेडिंग फाइनेंशियल ईयर का। तो इस केस में जो अप्रैल में आपको जीएसटी मतलब 50,000 का रेज हुआ था, इसका जो आईटीसी क्लेम है या फिर 4,15,000 अगर आपने पहले आपकी रिटर्न फाइलिंग नहीं किया आपने, बिकॉज उसने अभी तक रिटर्न फाइलिंग नहीं किया ना अक्टूबर मंथ का, तो इसका मतलब ये हो जाता है कि इसका जो भी आईटीसी है इसको आपको 20 अक्टूबर से पहले ही लेना पड़ेगा। मतलब 20 अक्टूबर में ही करना पड़ेगा। अर्लियर ऑफ द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ द एनुअल रिटर्न फॉर द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर और द रिटर्न ऑफ द मंथ ऑफ सितंबर। इन दोनों में से जो पहले है, पहले क्या है? पहले 20 अक्टूबर है। इसीलिए the debit note is received in the next financial year relates to an invoice received in the preceding financial year। ये जो invoice receive हुआ ये पिछला साल का है। therefore the time limit for the taking ITC available on 50,000 as well as on 4,15,000 जो भी ITC है ये आपको 20 अक्टूबर के में ही लेना पड़ेगा। आप दिसंबर में नहीं ले सकते। नेक्स्ट ईयर मतलब इस साल का जो भी डिटेल्स है नेक्स्ट ईयर अक्टूबर मतलब सितंबर का जो रिटर्न फाइलिंग है दैट इज 20 अक्टूबर, उसके अंदर ही आपको रिटर्न मतलब आईटीसी क्लेम आपको कर सकते हो। मतलब मैक्सिमम लिमिट है आपका आईटीसी लिमिट अवेल करने का। इस साल का जो भी आईटीसी का डिटेल्स है नेक्स्ट ईयर मतलब सपोज मानो दिस इज 2020-21, इस साल में जो भी ट्रांजैक्शंस करोगे, से फॉर एग्जांपल 4,15,000 का ट्रांजैक्शन किया इस साल, साथ में 50,000 का भी ट्रांजैक्शन किया, बट इसका बिल रेज किया अपने अप्रैल में जाके, ठीक है, लेकिन आपने रिटर्न फाइल नहीं किया, तो आप इसका जो भी आईटीसी क्लेम है कब तक कर सकते हो? नेक्स्ट ईयर सक्सीडिंग ईयर का 20 अक्टूबर के अंदर। बोलो सर, कुछ क्लैरिटी आया कि नहीं आया? सर हाँ बोलो सर। अगर ये अप्रैल के जगह पे जनवरी या फरवरी होता तब भी तो ये लास्ट डेट आईटीसी क्लेम करने का 20। हाँ वो वही होता सर। नेक्स्ट ईयर में आने से ही वही होगा। अगर आपने पिछला साल में नहीं लिया तो फिर इस साल में आप ले सकते हो, नेक्स्ट ईयर अक्टूबर के अंदर ही लेना पड़ेगा। दैट इज फाइनल सितंबर मंथ का जो रिटर्न फाइलिंग का डेट है उसके अंदर लेना पड़ेगा नेक्स्ट ईयर के अंदर, चाहे वो अप्रैल की जगह पिछले भी 2 महीना पहले भी क्यों ना हो। 4,15,000 भी तो आपको नेक्स्ट ईयर ही मिल रहा है। अगर 4,15,000 में भी अगर कुछ बाकी है उसका भी तो आपको 20 अक्टूबर मतलब दिस इज द मैक्सिमम लिमिट, अपर लिमिट है आपका आईटीसी अवेलमेंट का। एक साल तक ऐसी आईटीसी का लिमिट रहता है, एक साल के बाद आईटीसी नहीं मिलता। एक साल से पुराना आईटीसी अवेल नहीं कर सकते सर। समझ आया सर? और धीरे धीरे जितना और आगे जाएंगे ना और क्वेश्चंस करेंगे सर नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, तो फिर और जितना क्वेश्चंस वगैरह करेंगे आपको और थोड़ा अच्छा लगेगा। बट सर इसके बाद थोड़ा और कुछ स्पेशल एरिया है जैसे कि रिस्ट्रिक्शन ऑन आईटीसी इन प्रोपोर्शन, टैक्सेबल सप्लाईज, बिजनेस पर्पसेस, कुछ स्पेशल एरियाज आएगा, ठीक है। जैसे ये बहुत ही वाइटल एरिया आ रहा है सर, अपॉर्चनमेंट ऑफ क्रेडिट एंड ब्लॉक्ड क्रेडिट, बड़ा ही वाइटल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगेगा बट उतना भी कॉम्प्लेक्स नहीं है, बट बहुत काम है सर इसका, रियल लाइफ में बहुत यूज होता है ये ब्लॉक्ड क्रेडिट और प्रोपोर्शनेट का। बड़ा ही इंटरेस्टिंग कुछ फॉर्मूला के थ्रू से बना हुआ है, बट आपको मजा आएगा सीखने में, मैं इतना आपको जरूर बोल सकता हूँ। सर जितना हम लोगों ने किया, मैं बस आपको इतना बोलूंगा कि आप पूरा का पूरा आईटीसी का जितना तक हम लोगों का हुआ है सारा का सारा मैं इसके अंदर डिटेल्स में दिया हुआ है, कुछ भी पार्ट छोड़ा नहीं है। तो आप एक एक करके एक एक पॉइंट को आप रीड करो, गो थ्रू करो, जितना हुआ है उतने को अच्छे से करो, ठीक है। फिर लास्ट में जाके मैं आपको आईटीसी रिलेटेड और भी क्वेश्चंस कराऊंगा तो आपको पूरा समझ आ जाएगा सर, ठीक है। अभी बहुत पॉइंट डिस्कस करना बाकी है, ठीक है, तो कुछ डिस्कस और हो जाए तो आपको और अच्छा लगेगा सर, ठीक है सर। बोलो, आईटीसी समझ आ रहा है सर? जीएसटी का सबसे हॉट एरिया माना जाता है सर आईटीसी को। नंदिनी, दित्सा, आस्था, बोलो सर, प्रिया, समझ आ रहा है आप लोगों को भी? हाँ सर। हाँ ओके सर, ठीक है सर, जितना हुआ एक बार इसको अच्छे से गो थ्रू करो। प्रोविजन बेस्ड पेपर है और प्रैक्टिकल के साथ कनेक्टेड है। आप एक चीज समझ रहे हो ना सर,
दिस इज नॉट जस्ट लॉ, दिस इज विद रियल लाइफ। अगर आप बिजनेस को समझोगे तभी आप एक एक पॉइंट को समझ पाओगे। बिजनेस के साथ जुड़ा हुआ है, बिजनेस समझो पहले, उसके बाद उसका इफेक्ट को समझो जीएसटी प्रोविजन के थ्रू से। ठीक है, अभी सीखने का टाइम है, थोड़ा सीख लो, फिर जब प्रैक्टिस और बढ़ जाएगा और जब रियल लाइफ में प्रैक्टिस करोगे तो अब बड़ा मजा आएगा। लेकिन अभी एज पर प्रोविजन सीखते चलो और फिर क्वेश्चन और प्रैक्टिस करेंगे तो क्लियर हो जाएगा सर। ओके सर, बाय, फिर टाटा सर आज। बाय सर। ओके सर, टाटा। Prakti dada. यस सर, टाटा।